हाँ जी, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था? मारना पड़ा, थोड़ा पुराना सुना हो गया। अच्छा, संगा की भाइयों से लड़ाई हुई तो उसको बचाया किसने था? विदाजेत मालोत ने। कौन से गांव में? 73 गांव में। फिर उसको शरण कहां पे मिली? श्रीनगर में। किसके पास? वो राजा बना। दिल्ली का सुल्तान कौन था? मालवा का सुल्तान कौन था? और गुजरात का सुल्तान कौन था? दिल्ली की कौन से सुल्तान से लड़ाई हुई उसकी? इब्राहिम लोदी से। कौन कौन से युद्ध लड़े? खातोली कहां पर हुआ? कब हुआ? बाड़ी कहां पर हुआ? कब हुआ? और इन दोनों युद्धों में कौन जीता? मालवा की कौन से सुल्तान से लड़ाई हुई? महमूद खिलजी सेकंड। कौन सा युद्ध हुआ? कहां है? कब हुआ था? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का, क्योंकि जो महमूद खिलजी सेकंड है उसने आपके उसका एक विद्रोही था, उस विद्रोही का नाम क्या था? मैदेनेदा। उसको शरण किसने दे दी? और दोनों में लंबे समय से क्या चली आ रही थी? और इस युद्ध में भी कौन जीता? संगा जीता। और संगा कौन से सेनापति ने गिरफ्तार किया? हरिदास चारण। तो उसे कितने गांव दिए गए? अच्छा, बाद में गुजरात में कौन सा सुल्तान लड़ा उसे? मुजफ्फर शाह सेकंड। इस बार कौन सा युद्ध हुआ? ईडर का युद्ध। कब हुआ? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का, क्योंकि दोनों में एक रियासत को लेकर नहीं बन रही थी, नागौर को लेकर। क्योंकि मुजफ्फर शाह सेकंड किसकी सहायता कर रहा था? महमूद खिलजी सेकंड की। और कहां पे उत्तराधिकार संघर्ष था? ईडर में। कौन कौन दो बंदे लड़ रहे थे? बारमल की सहायता कौन कर रहा था? और रायमल की कौन कर रहा था? इस युद्ध में भी कौन जीता? बयाना का युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527 को। इसके अंदर बाबर ने कौन सा बयाना किला किसको दे रखा था? मेहंदी ख्वाजा। और सेनापति कौन है उसका? इस युद्ध में कौन जीता? खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527। और वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च को हुआ था। क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का, क्योंकि सांगा ने दिल्ली के आसपास के, क्योंकि सांगा ने आगरा के पास बयाना के किले पे अधिकार। सांगा किसके साथ गठबंधन बना रहा है? महमूद लोदी किसका नेता है? वो किसका छोटा भाई है? और बाबर क्या आरोप लगाता है? इस युद्ध से पहले बाबर क्या घोषणा करता है? क्या नहीं पीने की सौगंधें खाता है? कौन सा कर हटाता है? ये किससे लिया जाता था? सांगा लेटर भेजता, उस व्यवस्था क्या बोलते थे? सांगा घायल हुआ तो युद्ध को लीड किसने किया? जीता कौन युद्ध में? जीतने के बाद क्या उपाधि धारण की? अच्छा, सांगा घायल हो गया तो उसको कहां पे लेके आए थे? बसवा। उसको, वो चंदेरी जा रहा था तो उसका जहर कहां दिया गया था? उसकी मृत्यु कहां हुई थी? और उसको छतरी कहां पर बनी हुई? खानवा युद्ध में सांगा हार गया था, क्योंकि उसकी सेना अलग अलग। बयाना युद्ध के बाद उसने बाबर को युद्ध की तैयारी का, घायल होने के बावजूद वो खुद कई साथियों ने उससे तथा युद्ध के बीच में जाकर, जैसे रायसीन का, जैसे नागौर के, बाबर ने 2 नई चीजें भारत में लेके आया था। क्या क्या? तोपखाना और तुलगुमा युद्ध पद्धति। अच्छा, फिर बाबर के सैनिकों ने किसका प्रयोग किया? घोड़ों का। और संगा के सैनिकों ने, उनके हथियार कैसे थे और इनके हथियार कैसे थे? अफगान और राजपूत दोनों हार गए तो बाबर के लिए भारत में राज करना। खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजपूतों में, संगा अंतिम हिंदू राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को, राजपूतों की सामरिक कमजोरियां, हिंदू राजा नहीं बचे तो हिंदू कला व संस्कृति को, मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण हुआ। और अकबर ने बाद में किसके स्थान पर कौन सी नीति अपनाई? अच्छा, संगा की उपाधियां बताओ देखें। हिंदू पथ और सैनिकों का भग्नावशेष। कितने गांव थे उसके? बाबरनामा के अनुसार उसके दरबार में कितने राजा थे, कितने राव थे और कितने सरदार थे? 104 सरदार थे। अच्छा, संगा के बड़े बेटे का नाम क्या था? भोजराज की रानी कौन थी? संगा के मरने के बाद राजा कौन बना था? रतन सिंह किसके खिलाफ लड़ता हुआ काम आया था? विक्रमादित्य के पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, संरक्षिका कौन थी? गुजरात के कौन से सुल्तान ने अटैक किया? कौन सा किला देके संधि की गई? अच्छा, दोबारा अटैक किया तो किससे सहायता मांगी गई? हुमायूं को कौन राखी बेचती है? चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब होता है? जोहर कौन करती है? इसकी जानकारी कौन सा ताम्र पत्र देता है? केसरिया को लीड कौन करता है? बाघ सिंह को क्या कहा जाता है? उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है? मेवाड़ का प्रशासक किसको बनाया गया? उसने किसको मार दिया? अब उदय सिंह को कौन बचाता है? अब किसका बलिदान देकर? दोनों को कहां पे शरण मिलती है? किसके द्वारा मिलती है? उदय सिंह कौन से युद्ध में बनवीर को हराता है? उदयपुर की स्थापना कब की गई? कौन सी झील बनाई गई? कौन सा महल बनाया गया? अकबर ने अटैक कब किया? 1567 के अंदर आक्रमण किया। उदय सिंह कौन सी पहाड़ियों में चला गया? अच्छा, किले का किसने संभाला? जयमल कहां का राजा था? अकबर ने कब कब्जा कर लिया था? पत्ता कहां का सामिन था? और यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का। अच्छा, तीसरा शाखा कब हुआ? जौहर किसने किया? ये किसकी बहन थी? ये किसकी रानी थी? केसरिया किसने किया? जयमल किसके कंधों पे बैठ के लड़ा? इसलिए कल्ला राठौड़ को पत्ता की छतरी कहां पर है? कहां पे है? रामपुर। और उनकी जयमल और कल्ला की अकबर ने कब कब्जा कर लिया था यहाँ पे?
कितने हजार लोग कटवाए, कौन सा सिक्का चलवाया, किस किस की मूर्तियां लगवाई, कहां कहां पे लगवाई, ऐसा कौन वर्णन करता है। बर्नियर की बुक कौन सी है, बर्नियर कौन से देश का था, राजस्थान में मूर्तियां कहां पे लगी हुई है, जूनागढ़ कहां पे है, किस पे डाक टिकट जारी किया जा चुका है, किस पे उदय सिंह की मृत्यु कब हुई, 28 फरवरी 1572, कौन से त्योहार के दिन, गोगुंदा में। उसकी छतरी भी कहां पर बनी हुई है, गोगुंदा में बनी हुई। अकबर की बंदूक का नाम क्या था, प्रताप का जन्म कब हुआ, 1540, कहां पे हुआ, पिताजी का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, और बचपन का नाम क्या था, और रानी का नाम क्या था, कब से कब तक राज किया था, 25 साल। कितने साल राज किया, चलो। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन उदय सिंह मरते मरते राजा बना गए जगमाल को। किसको राजा बना गए, जगमाल को राजा बना के चले गए। मैंने बताया था राजाओं की रानियां खूब सारी हुआ करती, जिस रानी की राजा के साथ ठीक बनती उसका जो बेटा था वो क्या बन जाया करता था, राजा। जगमाल की मम्मी की उदय सिंह के साथ ठीक बनती है तो उदय सिंह राजा किसको बना के चले गए, लिखो। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया। उदय सिंह डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन प्रताप एज किंग। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया। उदय सिंह डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन प्रताप एज किंग। अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया, डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन प्रताप एज किंग, बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल, बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल, बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल। पहले क्या राजा महाराजाओं के टाइम में एक राजा के मान लो 10 बेटे हैं, 20 बेटे, जितने भी बेटे, एक बेटा राजा बनेगा। तो बाप के मरने के बाद में जो बेटा राजा बनेगा वो बाप के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता। जो बेटा अगला राजा बनेगा वो किसमें भाग नहीं लेगा। तो उदय सिंह की डेथ हो गई, उदय सिंह डेथ, उदय सिंह को जलाने के लिए लेके जाएंगे तो उदय सिंह के बाकी सारे बेटे जाएंगे लाश के साथ में, एक बेटा नहीं जाएगा जो अगला राजा बनेगा। अगला राजा कौन बन रहा है, जगमाल नहीं जाएगा। जगमाल न तो अंतिम संस्कार में भाग लेगा, न जगमाल कोई बाल कटवाएगा, न जगमाल कोई रोएगा। राजा के कोई दुख नहीं होता है, राजा राज तिलक की तैयारी करे। तो जिस बेटे को राजा बनाना होता है उसको कहते तू तो साफा वाफा बांध के तैयार रहे, हम लाश को जला के आएंगे और आते हाथों हाथ तेरा राज तिलक करेंगे। क्योंकि राजा की गद्दी कभी भी खाली किसी ना किसी बंदे को तो बिठाओ। अभी हाथों हाथ बस वहां से जाके आ रहे हैं, इतना क्रियाक्रम कर दे, इतने में तू तैयार रखना। पंडित जी को कहते सब एकदम मंत्र मंत्र बोल के तैयार रहना, आते इसका राज तिलक किया जाएगा। तो अब उदय सिंह जी क्या राजा किसको बनाना है, जगमाल को। तो अंतिम संस्कार में कौन नहीं जाएगा, जगमाल। अब राणा जी खुद मरे तो पूरा मेवाड़ इकट्ठा हुआ, पूरा मेवाड़ इकट्ठा हुआ गोगुंदा में जब अंतिम संस्कार हो रहा था और जनता ने देखा। वह बाकी सब खड़े हैं वहां पर, प्रताप भी खड़े हैं। जनता को ये लगता था कि सबसे बड़े बेटे कौन है, प्रताप, तो इसका मतलब राजा भी कौन बनना चाहिए, प्रताप। और जब प्रताप को देखा तो जनता में खुसर फुसर शुरू हुई, प्रताप यहाँ कैसे, ये नियम तोड़ रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, प्रताप यहाँ कैसे, बड़ा बेटा तो आता ही नहीं अंतिम संस्कार में, प्रताप क्यों आगे। आपस में इस प्रकार की बात होने लगी। फिर पूछा प्रताप से किसी ने, आप यहाँ क्यों खड़े हो, आपको तो राजा बनना है, तो आपको तो घर पे रहना चाहिए था। और प्रताप ने कहा अरे आप लोगों को पता ही नहीं होगा, सॉरी वो आप लोगों को हम बता नहीं पाए। बाकी पिताजी राजा मुझे नहीं बना के गए, पिताजी राजा किसको बना गए। और देख लो जगमाल नहीं है, जगमाल घर पे राज तिलक की तैयारी कर रहा है, और मैं अब चूंकि राजा नहीं बनूंगा तो मैं तो यहां पर आऊंगा ही। जनता ने कहा ये किसने कहा कि आप राजा नहीं बनोगे, राजा जगमाल बनेगा। तो पिताजी कह गए, राणा जी कह गए, उदय सिंह कह गए, जनता बगावत कर देती है। जनता कहती है ऐसे समय में जब सबसे बड़ा दुश्मन हमारे मुहाने पर आकर बैठा हो, जब हम अकबर से लड़ रहे हो, ऐसे समय में जब राजधानी चित्तौड़ भी अपने पास में नहीं है और अपने को पहाड़ों में दूसरे किलों के अंदर रहना पड़ रहा है, ऐसे समय में जब राजधानी गोगुंदा लाके बैठे हुए हम लोग, ऐसे समय में जगमाल को मेवाड़ का राज नहीं दिया जा सकता। ऐसे समय में हमें सबसे योग्य आदमी की आवश्यकता है, और सबसे योग्य कोई बंदा है तो वो कौन है, कौन है। और वहां सलुम्बर के सामंत खड़े थे, कृष्णदास चुंडावत। सलुम्बर के सामंत कौन थे, और मेवाड़ में राजा का राज तिलक करने का अधिकार किसके पास में होता था, सलुम्बर के सामंत के पास। और प्रताप ने जनता ने जब ये कहा भाई हमारा राजा प्रताप होना चाहिए, तो प्रताप ने कहा भाई ये डिसाइड तो मैं थोड़ी करूंगा, ये तो पिताजी डिसाइड करेंगे। और पिताजी यदि जगमाल को बना के चले गए तो राजा जगमाल ही रहेंगे। और कृष्णदास चुंडावत आ गया, इन्होंने कहा कि नहीं, ये डिसाइड मैं करूंगा, राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। उदय सिंह कौन होते डिसाइड करने वाले, और मैं कहता हूं कि मेवाड़ का अगला राजा कौन होना चाहिए, प्रताप जनता के बनाए हुए राजा है। किसके बनाए हुए राजा है, बाप नहीं बना के गया था, राज बपोती में नहीं मिला था, राज जनता ने दे दिया था। यह राजतंत्र में लोकतंत्र है कि जनता ने चुना कि हमारा राजा कौन होना चाहिए, और वह शमशान घाट में नारे लगाए, हमारा राणा कैसा हो महाराणा प्रताप।
उदय सिंह के क्रियाक्रम करके वापस आए, प्रताप को कंधों पे उठा के लाए नारे लगाते लगाते। इधर जगमाल साफा सूफा बांध एकदम तैयार था। जगमाल के बस आते टीका निकलवाना और कुछ नहीं करना। और जगमाल देखा यार बाहर नारे चेंज ही हो रखे हैं। और जगमाल यार क्या कर रहे हो, नारा चेंज करो, हमारा राणा कैसा हो, महाराणा जगमाल जैसा हो। और कृष्णदास चुंडावत आगे बढ़े, उन्होंने हाथ पकड़े जगमाल के साइड मारे इधर, और उस गद्दी पे किसको बिठा दिया, प्रताप। तो गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक कर देते हैं। कहां पर राज तिलक कर देते हैं, गोगुंदा में। किसके द्वारा, कहां के थे, लिखो। सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने, कृष्णदास चुंडावत ऑफ सलुम्बर, सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने, कृष्णदास चुंडावत ऑफ सलुम्बर, सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने, कृष्णदास चुंडावत ऑफ सलुम्बर गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया। गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया। कोरोनेटेड प्रताप एट गोगुंदा, इसको उधर ही रख रहे, इधर मत कर। गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया। किसका राज तिलक किया, प्रताप का। कहां पे किया गया, गोगुंदा के नीचे अंडरलाइन करो। तो पूछेगा भाई प्रताप का राज तिलक कहां किया गया था, तो कहां किया गया। और ये याद करने की कतई आवश्यकता नहीं, यदि उदय सिंह जी गोगुंदा मरे तो प्रताप का राज तिलक गोगुंदा ही होगा। बस इस बात को याद रखना कि बाप मरते उसी दिन हाथों हाथ किसी बेटे का राज तिलक किया जाता। राजा की गद्दी कभी भी खाली, ये आपके आज के संविधान की तरह राष्ट्रपति की गद्दी खाली रह नहीं सकती। राष्ट्रपति मर गया तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उस सीट पे तो किसी आदमी को बिठाना पड़े। हेड ऑफ द स्टेट कभी खाली नहीं हो सकता, वहां पे कोई ना कोई बंदा बैठना चाहिए। अब हाथों हाथ एक बार तो कर दिया, पर भाई राज तिलक तो विधि विधान से किए जाते हैं ना। राज तिलक करने के लिए तो कोई शुभ काम करने के लिए अपने मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त देकर बाद में किया जाए। राज तिलक तो अपने आप में शुभ काम है, तो एक बार हाथों हाथ उस दिन वहां पे टीका निकाल के उस बंदे को बिठा देते, बाद में कहते फंक्शन थोड़े दिन बाद में कर लेंगे, है ना, फंक्शन थोड़े दिन में बाद में कर लेंगे, अपने कोई बात नहीं। तो बाद में मुहूर्त पंडित जी को पूछते, अच्छा मुहूर्त बता दोगे, पंडित जी कहते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन, 1 महीने बाद में अच्छा मुहूर्त पड़ रहा है, तो चलो राज तिलक का फंक्शन अब रख लेंगे। तो थोड़े दिनों बाद प्रताप का राज तिलक का फंक्शन रखा गया। तो फंक्शन कहां रखे, राज तिलक के फंक्शन तो हमेशा राजधानियों में हुआ करते। राजा तो वहां बन जाता जहां बाप मरा है, साथ में यदि बेटा है तो वहां पे राजा उसको घोषित कर लेते, और फंक्शन तो हमेशा राजधानी में रखेंगे। राजधानी कौन सी थी, चित्तौड़, और चित्तौड़ किसके कब्जे में, अकबर। तो अब कहां रखे राज तिलक का समारोह, तो कहा राजधानी तो नहीं है, पर संकटकालीन राजधानी तो अपने पास में, और संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, कुंभलगढ़ थी, तो कहा कुंभलगढ़ के अंदर रख दो। तो बाद में राज तिलक का समारोह कहां पर रखा गया था, तो प्रताप का राज तिलक तो कहां पर कर दिया गया था, गोगुंदा, लेकिन उनका सेरेमनी जो थी वो कहां पर रखी गई थी, स्टार लगा के लिखो। कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह आयोजित किया गया था। कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ प्रताप वाज कंडक्टेड एट कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह आयोजित किया गया था। कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ प्रताप वाज कंडक्टेड या वाज ऑर्गेनाइज्ड एट कुंभलगढ़। अच्छा, कोई भी जो फंक्शन होता है वो खुशी में रखा जाता है कि दुख में, खुशी के अंदर रखा जाता है। तो खुशी में तो आप आस पड़ोसियों को सबको बुलाओगे, अपने अड़ोस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं, अपने रिश्तेदार रहते हैं, आपके जो दोस्त हैं उन सबको बुलाओ। या आप यूं मान लीजिए कि मान लो आज चुनाव हुए, है ना, आज चुनाव हुए और इन चुनावों का रिजल्ट आ गया 3 दिन बाद। राजस्थान में मान लो विधानसभा के चुनाव है, राजस्थान में लोकसभा के चुनाव है, या विधानसभा के चुनाव 3 दिन बाद आ गया रिजल्ट, और पता चल गया साहब फलाना जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसी दिन तय हो जाता ना फलाना जी मुख्यमंत्री बने, और राज्यपाल का देता है भाई हाँ ठीक है इनको आप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। पर शपथ ग्रहण समारोह बाद में होता है ना, बस ये मान लो आप कि मुख्यमंत्री तो गोगुंदा में बन गया, और शपथ ग्रहण समारोह वो लोग कहां पे करवा रहे हैं अपना। अच्छा, शपथ ग्रहण समारोह कराते हैं तो बड़ा फंक्शन करते हैं, उस फंक्शन में अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं। आप कभी देखना कि अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के फलाने मुख्यमंत्री आए, गुजरात के फलाने मुख्यमंत्री आए, पंजाब के फलाने मुख्यमंत्री आए, कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता हो रहे, और बीजेपी के इन नेताओं ने भी इसके अंदर भाग लिया। ऐसी आती है ना बातें। तो उस समय भी जब राजा इस प्रकार राज तिलक के समारोह करवाते तो आस पड़ोस के राजा आते। इन दिनों मारवाड़ के अंदर एक राजा राज कर रहे थे जिनका नाम था चंद्रसेन। क्या नाम था, चंद्रसेन भी अकबर के खिलाफ उसी प्रकार लड़े थे जैसे अकबर के खिलाफ उदय सिंह लड़े, या बाद में कौन लड़े, आपके प्रताप लड़े थे। फिर चंद्रसेन की शादी प्रताप की बहन के साथ हो रखी थी, तो चंद्रसेन प्रताप के बहनों ही और हो गए, तो उनको तो आना ही था। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मारवाड़ के कौन से राजा ने इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था, तो कौन से राजा ने भाग लिया, लिखो मारवाड़ के चंद्रसेन ने, चंद्रसेन ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के चंद्रसेन ने, चंद्रसेन ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के चंद्रसेन ने, चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। जॉइंट दिस कोरोनेशन सेरेमनी, इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। जॉइंट दिस कोरोनेशन सेरेमनी, इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। जॉइंट दिस कोरोनेशन सेरेमनी, इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। किसने, चंद्रसेन। कहां का है, अच्छा प्रताप को जो बनाया पर हटाया किसको है, जनता ने, जगमाल। तो जगमाल नाराज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जगमाल नाराज हो गया, अकबर के पास चला गया। क्या चला गया, दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त है, अपना दुश्मन अभी अभी अपना भाई बना है, और भाई का दुश्मन कौन है, अकबर। तो अपने किसको ज्वाइन कर लेते हैं, अकबर। अकबर के पास अकबर और राजी। अकबर लगा घर में फूट पड़ गई, इससे अच्छा तो होगा ही क्या।
उदय सिंह पूरी जिंदगी अकबर के खिलाफ लड़ते रहे और अब उदय सिंह का एक बेटा किसके पास में चला गया? अकबर के पास। कौन सा बेटा? जगमाल चला गया। अकबर ने कहा वेरी गुड, शाबाश, तू यहाँ मेरे पास ही रहे। पर उसने जगमाल को एक परगना दे दिया। परगना समझाए थे मैंने, अपने इलाके में से राजा के इलाके में से एक इलाका देना। भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है जहाजपुर। कौन सी जगह पड़ती है? तो इसको कौन सा परगना दे दिया गया था? देखो, जगमाल अकबर के पास चला गया। जगमाल अप्रोच्ड अकबर। किसको अप्रोच करता हो? अकबर। जगमाल अकबर के पास चला गया। जगमाल अप्रोच्ड अकबर। तथा अकबर ने उसे जहाजपुर परगना दे दिया था। एंड अकबर गेव हिम जहाजपुर परगना। तथा अकबर ने उसे जहाजपुर परगना दे दिया था। एंड अकबर गेव हिम जहाजपुर परगना। अकबर ने कौन सा परगना दे दिया था? जहाजपुर। सुनना है, थोड़ी सी बात सुनना। देखो, जगमाल को कौन सा परगना मिल गया? जगमाल का ससुराल था सिरोही। ससुराल कहां था? सिरोही में इन दिनों राजा है सुल्तान। सिरोही में राजा कौन है? जगमाल की वाइफ ने जगमाल को चढ़ाया कि तेरे बाप का राज तो तेरे को मिला नहीं, तू मेरे बाप वाला ले ले। मेवाड़ तो तेरे को मिला नहीं, तू क्या ले ले? सिरोही। सिरोही का राजा कौन है? सुल्तान। इन भाई बहन में आपस में नहीं बनती है। भाई बहन, जगमाल की वाइफ और सुल्तान क्या हो गए? भाई बहन। इनमें आपस में नहीं बने। तो उसने कहा कि तू इसको हटा, सुल्तान को हटा, और तू सिरोही पे कब्जा कर ले। तो जगमाल ने अकबर को कहा कि मेरे को सिरोही दिलवाओ। मेरे क्या दिलवाओ? वैसे भी सुल्तान महाराणा प्रताप का साथ दे रहा था, तो अकबर सुल्तान से भी नाराज था। इसलिए अकबर ने सुल्तान पे सेना भेज दी। और अकबर ने जब सुल्तान पे सेना भेजी तो सेना का सेनापति जो आया, बीकानेर का एक राजा था, राय सिंह। बीकानेर का राजा कौन था? बीकानेर वाला राय सिंह आया। और बीकानेर वाले राय सिंह ने आके सुल्तान को समझाया, और सुल्तान को समझा कि सुल्तान क्यों लड़ाई कर रहा है, एक काम कर, आधी सिरोही हमें दे दे, आधी तू रख ले, तो तेरे साथ लड़ाई नहीं होगी। इसलिए सुल्तान ने आधी सिरोही किसको दे दी? राय सिंह को। राय सिंह ले जाके दे दी अकबर को, और अकबर ने आधी सिरोही दे दी जगमाल को। आधी सिरोही किसको दे दी? जगमाल। अब आधी सिरोही का राजा कौन है? सुल्तान। आधी सिरोही का राजा कौन है? जगमाल। अब जगमाल की वाइफ ने जगमाल का पूरा ले। आधी का क्या मतलब हुआ? इसलिए जगमाल ने वापस अकबर को कहा कि यार पूरी दिलवाए तब तो, आधी सिरोही का तो कई लेना देना है बाद में। तो अकबर ने कहा भाई पूरी लेनी तो एक बार लड़ाई और कर लो। तो उसने कहा ठीक है, लड़ाई कर लेंगे। तो इस बार अकबर और सुल्तान के बीच में लड़ाई होती है, दत्तानी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? और दत्तानी के युद्ध के अंदर सेनापति कौन आता है? जगमाल। और एक कौन आता है? ये बीकानेर वाला नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये चंद्रसेन का बेटा। ये जो चंद्रसेन लिखवाया इसका बेटा है। ये दोनों सेनापति आते हैं, सुल्तान दोनों को मार के पूरी सिरोही पे कब्जा कर लेता है। बड़ा नाम दत्तानी का। जुड़ेगी चीजें आपके, आएगी समझ में। लिख लो, ये लिख लो ताकि दिमाग में रहे। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन अकबर ने इसे सिरोही का आधा भाग दे दिया था। अकबर ने इसे सिरोही, इसे किसे? जगमाल। इसे सिरोही का आधा भाग दे दिया था। अकबर गेव हिम हाफ पार्ट ऑफ सिरोही। अकबर ने इसे सिरोही का आधा भाग दे दिया था। अकबर गेव हिम हाफ पार्ट ऑफ सिरोही। यह दत्तानी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। यह, अब समझा दत्तानी के, तो पता ही अपने को। यह दत्तानी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ दत्तानी। यह दत्तानी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ दत्तानी। यह दत्तानी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। इसको बॉक्स में बंद कर लो। जगमाल वाली दोनों तीनों बातें ना, इनको बॉक्स में बंद कर लो ताकि दिमाग में रहेगा कि भाई जगमाल की हिस्ट्री क्या है, तो थोड़ा दिमाग में रहे कि प्रताप का कौन सा भाई जो था वो अकबर के पास में चला गया था। तो कौन सा चला गया था? जगमाल। जगमाल को पहले कौन सा परगना दिया गया? जहाजपुर। बाद में कौन सी रियासत दे दी गई? आधी सिरोही दे दी गई। और बाद में सिरोही वालों के साथ वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। और वो युद्ध कौन सा हुआ था? इतना पढ़ लिया था हमने पहले भी। अच्छा, अब अकबर को पता चला कि यार मेवाड़ का शासन चेंज हो गया, मेवाड़ में उदय सिंह तो मर गया, और उदय सिंह के मरने के बाद राजा कौन बन गया? जग प्रताप। और प्रताप के अपने भाई से नहीं बनती। प्रताप का एक भाई जगमाल तो अपने पास बैठा हुआ आके, उसको लगा ये मौका ठीक है। एक तो उदय सिंह ने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो उसको लगा उदय सिंह ने तो अधीनता स्वीकार नहीं की, क्या पता प्रताप नया नया लड़का बना है, ये अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। फिर उसे लगा कि प्रताप कमजोर भी हो रखा है, भाई भाई भी अपनी तरफ आ रखे हैं, तो वो अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? लिखो। प्रताप को समझाने के लिए, टू कन्विंस प्रताप। प्रताप को समझाने के लिए, टू कन्विंस प्रताप, अकबर ने 4 दूत भेजे थे। अकबर सेंट 4 एम्बेसडर। अकबर सेंट 4 एम्बेसडर या 4 मैसेंजर्स। अकबर ने 4 दूत भेजे थे। मैं लिख रहा हूं, इनके नाम लिख लो, आप चारों के नाम उतार लो, बाद में अपने बात करेंगे।
बोलो देखिए क्या क्या नाम है इनके। जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। वापस बोलो एक बार देखिए। जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और इनमें से किसी एक बंदे का नाम आपका पहले पड़ा हुआ है, भगवंत दास, है ना, जो किसके साथ संधि करने के लिए गया था? सुरजन। किसके साथ में? सुरजन कहां का राजा था? बूंदी का। ये किस साल की बात है? 1569। तब अकबर ने कौन से किले पर अटैक किया था? हम कल या परसों जब भी लास्ट क्लास हम वापस पढ़ रहे थे कि 68 में अकबर चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है, 69 में रणथंभौर पे अधिकार कर लेता है। तो उसने रणथंभौर पे हमला इसीलिए किया था कि बूंदी वालों को मेवाड़ वालों से अलग किया जा सके, पढ़ा था हमने। और तब समझाने के लिए कौन गया था उधर से? एक बार पहले पढ़ा था हमने, कौन गया था वहां से? भगवंत दास। भगवंत दास कहां का राजा है? भगवंत दास के बेटे का नाम है मान सिंह। भगवंत दास के बेटे का नाम क्या है? तो दो तो बाप बेटे गए समझाने के लिए। कौन कौन बाप बेटे गए? मान सिंह और भगवंत दास। पहले गया बेटा और बाद में गया पिताजी के। बाद में आमेर का राजकुमार तो कौन है? मान सिंह। और आमेर का राजा कौन है? भगवंत दास। मतलब आमेर के राजा को और राजकुमार को समझाने के लिए भेजा है। किसको समझाने के लिए? बताओ किसने भेजा है? अब एक तो क्या होता था, कटसी मीटिंग हुआ करती थी कि जैसे कोई राजा बनता तो सारे जो आसपास के राजा होते या तो खुद आ जाते शपथ ग्रहण समारोह में, खुद नहीं भी आते तो बधाइयां जरूर भेजा करते थे। भले कितनी लड़ाइयां चल रही है ना तो भी बधाइयां भेजते। और ये इसी प्रकार है कि भारत पाकिस्तान की नहीं बनती, लेकिन पाकिस्तान में जैसे ही कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा अखबार में आएगा कि मोदी जी ने उसको शुभकामना संदेश भेजा, है ना। और मोदी जी अपने यहां बनेंगे तो उधर से आएगा कि पाकिस्तान का जो भी प्रधानमंत्री है उसने मोदी जी को बधाई दी। ऐसा शिष्टाचार कहता है कि भाई भले दुश्मनी वगैरह चल रही है वो ठीक है, लेकिन ऐसे मौकों पे एक दूसरे को लेटर लिख दिए जाने चाहिए। तो आज भी लिखे जाते हैं इस प्रकार के लेटर। तो अकबर को जैसे पता चला नया राजा बना है, नया राजा कौन बना है? प्रताप। तो राजा बनने के थोड़े दिन बाद, राजा कब बना? 1572। उसने 1572 में अपना एक दूत भेजा। इस दूत का नाम क्या है? जलाल खान कोरची। कोरची का कोरची एक तो अपनी तरफ से बधाई दे के आ जा, और एक प्रताप से बात बात में पूछ भी लेना क्या प्लान है उसका आगे का। फिर कोरची बातचीत करने में बहुत अच्छा आदमी था, तो जलाल खान कोरची को भेजा। कोरची गुलदस्ता लेके आया साथ में, और कोरची ने आगे प्रताप को कहा कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप मेवाड़ के नए राजा बने हैं। हमारे बादशाह अकबर ने आपको हृदय के अनंत तल की गहराइयों से शुभकामनाएं भेजी है, और आपके लिए गुलदस्ता और भेजा है। तो उन्होंने कहा थैंक यू बेटा। कोरची जी पियो चाय, पानी पियो आप। कोरची ने चाय पीते पीते बीच में पूछा कि सर क्या प्लान है आपका? प्रताप ने कहा सेम। सेम कौन सा? कोई डेडी वाला, जैसे आपके पिताजी ने किया था वैसे करोगे? हाँ एकदम। कोई छोटा मोटा इधर उधर चेंज करने की कोई संभावना गिनना, आज नहीं कल परसों 4 साल बाद 5 साल बाद का? ना ना ना, पक्का कुछ भी नहीं होगा कि नहीं होगा कुछ भी। लड़ाई करोगे? कहां लड़ाई करेंगे। वापस चला गया कोरची, और कोरची ने जाके अकबर को कहा कि भाई उसने तो साफ साफ मेरे को क्या कर दिया? मना। और वो संधि करने के लिए तैयार। अकबर को लगा क्यों लड़ाई करें, और अटेम्प्ट लेके देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। कहां का राजा है? राजस्थान। तो क्यों ना राजस्थान के किसी बंदे को भेजा जाए। यंग बंदा राजा बना, 32 साल की उम्र में राजा, तो क्यों ना किसी यंग को भेजा जाए। तो अपने आमेर का एक राजकुमार यंग है और उसके दरबार में, उस राजकुमार का नाम क्या है? और अकबर ने मानसिंह को कहा, मानसिंह आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? तो मानसिंह ने कहा कई दिन हो गए गए हुए। तो जाओ आमेर जाओ, और आमेर जाके और उधर से आमेर जाओ तो छुट्टियां भी मना के जाना, और जाते टाइम उदयपुर होके जाना, ताकि प्रताप से बातचीत करके जा सको। समझ गए ना क्या बातचीत करनी है? मानसिंह ने कहा सर एकदम समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे बातचीत करने के लिए सेकंड बंदा जो आता है वो कौन आता है? कहां का राजकुमार है? आमेर का राजकुमार। कहां पे बातचीत करने के लिए आया? उदयपुर। उदयपुर बातचीत करने के लिए आता है। प्रताप को पता चला कि इस बार अकबर ने बातचीत करने के लिए किसको भेजा है? जो कि कहां का राजकुमार है। अच्छा कभी एक चीज और नोटिस किया करोगे, रूस का विदेश मंत्री भारत आए, भारत के विदेश मंत्री से बात की। अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत आए, भारत के रक्षा मंत्री से बात की। चीन के सूचना प्रसारण मंत्री भारत आए, भारत के सूचना प्रसारण मंत्री से बात की। काउंटर पार्ट से होती है ना बात, बराबर बराबर वाले बात करेंगे ना। ये कभी नहीं होगा, आप बहुत रेयर चांस में ऐसा सुनोगे कि कोई देश का विदेश मंत्री यार अपना प्रधानमंत्री उसको लेने के लिए चला गया। नहीं, यदि जो उनका मंत्री है उसके समकक्ष उसके बराबर वाले मिलेंगे। तो प्रताप को पता चला कि अपने से बातचीत करने के लिए कौन है? आमेर का राजकुमार। तो प्रताप ने अपने राजकुमार को भेज दो, अपना राजकुमार जाके बात कर लेगा। और प्रताप का जो राजकुमार था उसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? यहाँ उदय सागर की पाल पे यहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ था खाने का, कि शाम को उदय सागर के पास में वहां खाने पे बातचीत करेंगे, जो भी बातचीत होगी डिनर के अंदर करेंगे। तो ये तो मान सिंह उस कार्यक्रम में जल्दी चला गया, अमर सिंह तब तक आया ही नहीं। होता क्या है कि जो गेस्ट होता है वो तो आता है लेट, और होस्ट होता है वो चला जाता है जल्दी। यहाँ पे गेस्ट आगे तन के तैयार बैठा हुआ कि खाना वाना शुरू करेंगे, और होस्ट ही नहीं, नौकर चाकर खड़े हैं सारे, बाकी जो सामंत वगैरह वो आए हुए वहां पे। और उसने पूछा कहाँ है भाई तुम्हारा राणा जी कहाँ है? तो आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, बैठो 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 सर। अरे कई देर हो गया है नहीं? अरे बस सर रास्ते में अभी फोन किया, ये बीच में ही पहुंचने वाले हैं, गाड़ी खराब होगी थोड़ी। इतने में अमर सिंह कहां से आया? तो अमर सिंह ये तो थोड़ा बदमाश टाइप का सा बंदा था, लंबा चौड़ा डाकी टाइप का ही था अमर सिंह। तो अमर सिंह झूलता झूलता आया साइड से, और मान सिंह को भी ज्यादा भाव दिए नहीं अमर सिंह ने। उसने दूर से ही होगा अंकल नमस्ते, वाईफाई नमस्ते कर लिया उसने, है ना। वाईफाई कर लेते हैं आज, पहले यूं गांव में धोख देना समझते हो, चरण स्पर्श करने, तो पहले डोकरों को एकदम पूरी तरीके से चरण स्पर्श करना पड़ता, पूरे झुक के एकदम यूं भाई आपके पैरों के हाथ टच होना चाहिए। बाद लोगों ने कहा इतना तो झुका नहीं जाएगा, जो कमर में दर्द रहता है। तो फिर धीरे धीरे कहा घुटनों के हाथ लगा दो, तो घुटनों के लगाते जाके। फिर आजकल घुटनों के लगाना बंद कर रखा, आजकल दूर से अंकल को भी पता है कि वाईफाई करेगा, उधर से वाईफाई आशीर्वाद देते, वरना पहले पूरा आशीर्वाद है, शाबाश शाबाश जवान क्या कर रहा है आजकल, पूरा आजकल दूर से दे देते हैं। तो लड़कों के तो ठीक हो गया, लड़कियों का अभी तक मामला ठीक नहीं हुआ है। डोकरिया आजकल इस मामले में बदमाश अभी तक, और वहां चरण स्पर्श नहीं करने, पैर दबाने हैं।
ये ढंग से एकदम डोकरी आके एकदम यूं बैठ जाते हैं चारपाई पे, बीने ने नीचे बैठ के दोनों हाथों से लगो, है ना। और उसमें भी मतलब यदि बीने थोड़े हल्के दबाई डोकरी का तो बीने सबल दबाओ, फिर बीने वापस। हाँ, तो लड़कियों इस मामले में आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। वाई शुड ओनली बॉयज हैव ऑल द फन, ये हमारे पास भी आना चाहिए। ये यदि वाईफाई कर रहे हैं तो हम भी वाईफाई करेंगे। डोकरियों को आशीर्वाद भी देना है तो कैसे दे दिया जाए, अपना वाईफाई दे दिया जाए। तो अमर सिंह ने वैसे ये दूर से ही किया आपने, और जाके बैठ गया और टांग पे टांग दे के मान सिंह सामने गया, और अंकल क्या हालचाल है, क्या खाओगे, खूब बना हुआ है हमारा। उसने कहा तेरे पापा कहाँ है, उसने पापा का पेट दर्द है। और मान सिंह को बड़ा बुरा लगा कि यार मेरे से बातचीत करने के लिए नहीं लिए, क्या मतलब वो। और उसने डिनर सेट उछाल दिए। उसने कह देना तेरे बाप को जाके कि पेट दर्द तो मैं ठीक कर दूंगा युद्ध के मैदान में। लोग मान सिंह कच्छा कहते हैं मेरे को, और पैर पीटता हुआ वहां से निकला। अमर सिंह और बदमाश, अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगाई कि अंकल क्या हुआ, अरे रुको तो अंकल, कहां जा रहे हो वैसे, क्या कर रहे थे आप, वो कहां ठीक कर दोगे पेट दर्द। अरे तेरा तेरे बाप का दोनों का पेट दर्द युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा, कहना उसको युद्ध की तैयारी कर ले। अमर सिंह और बदमाश, अमर सिंह ने कहा वो युद्ध के मैदान में हो तो अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना। अकबर के साथ में मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी, और मान सिंह ने कहा मैं बता दूंगा तुम्हें, वहां पैर पीटता हुआ और आगे निकला। इतने उसने वापस आ लगी, अंकल एक बात और सुनो तो, पीछे तो देखो। क्या रह गया अब तेरे, क्या बात अब तेरे। उन्हें वो हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, तो मैं क्या करूं, तो वहां की मेहंदी बहुत अच्छी मिलती है, तो उसको अभी अभी जीआई टैग मिला है, तो मैं क्या करूं, बुआ जी के लिए ले जाओ तो। अब मान सिंह खार खाया हुआ भयंकर। जून का महीना था 1573 का साल, अगले साल आ गया था मान सिंह, और जून के महीने वैसे गर्मी पड़े अपने, और यहां से गया मान सिंह वापस अकबर के पास। अकबर जाते अभी अभी हाथों हाथ सेना दो मुझे, मैं मेवाड़ वालों पे। अरे बात क्या, उसने कोई बात नहीं हुई है, मेरे को सेना दो मैं उन पे अटैक करो। अरे बात तो बता, क्या कहा उन्होंने, प्रताप ने क्या कहा तेरे को, तो प्रताप ने मेरे से मुलाकात ही नहीं की। क्यों मुलाकात नहीं की, तो प्रताप ने कहा कि राजकुमार आएगा तो राजकुमार ही बातचीत करेगा, तो राजकुमार ने कोई बातचीत की होगी, उसने कुछ ही बातचीत नहीं की, उन्हें बदतमीजियां की, मुझे लड़ाई करनी है। और अकबर समझदार आदमी था, अकबर के समझ में आगे बात तो सही है, राजकुमार जाएगा तो राजकुमार मिलेगा, इसका मतलब राजा जाएगा तो। अकबर ने भगवनदास जी की तरफ देखा, मान सिंह पिताजी कौन थे, भगवनदास। मेरे के राजा कौन थे, भगवनदास। भगवनदास जी की तरफ, भगवनदास जी का साहब समझ गया, मैं जा रहा हूं, अटैची पैक की हुई है मेरे, सूटकेस लेके निकल रहा हूं मैं, चिंता मत कर। और अकबर ने अपने सेनापतियों और बाकियों का कि मान सिंह को साइड में जाके माउंटेन ड्यू पिलाओ, गर्मी का महीना है, फालतू में दिमाग में चढ़ आ गई। जून के अंदर लगभग मान सिंह आया था, सितंबर के आसपास में जाके इधर भगवनदास जी आता है। भगवनदास जी आते तो बाकायदा प्रताप ने मुलाकात की, प्रताप ने बातचीत की भगवनदास जी से, और भगवनदास जी ने कहा देख प्रताप, लड़ाई में कुछ ही नहीं रखा हुआ, मिल बांट के रह लेते हैं, संधि कर ले, वो अपना दिल्ली आगरा संभाल लेगा, तू तेरे उदयपुर चित्तौड़गढ़ संभाल, वो तेरे इलाके में नहीं आएगा, तू उसके इलाके में मत जा। और प्रताप ने कहा भगवनदास जी की बात सुनो, आज के 50 साल पहले मेरे दादाजी ने अकबर के दादाजी के साथ लड़ाई की थी, खानवा। कौन सी लड़ाई की थी, और उसमें आपके दादाजी हमारे झंडे के नीचे लड़ने के लिए आए थे, आमिर का पृथ्वीराज। कौन लड़ने के लिए आया था, आमिर का पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ने के लिए आए थे। अब क्योंकि उस समय हमारी शक्ति बहुत ज्यादा थी, और पृथ्वीराज के पूरा राजस्थान हमारे झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हो गया था। चलो आज हम मेवाड़ वाले उतने शक्तिशाली नहीं है, आप शक्तिशाली हो आजकल, जयपुर वाले, आमेर वाले आप शक्तिशाली हो। भगवनदास जी आप एक काम करो, आप अकबर के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मैं अकबर के झंडे के नीचे लड़ाई। भगवनदास जी ने कहा देख तेरे दादाजी का दिमाग खराब ही हुआ था, और उधर कई आदमी काम आ गए थे फालतू में, हम ये काम नहीं करेंगे भाई रे, हमारे से लड़ाई वड़ाई नहीं हो। तो प्रताप ने कहा तो फिर डेली यहाँ पंचायती करने आते क्यों, कभी बेटा आ जाता है, कभी बाप आ जाता है, तुम तुम्हारे मैं मेरे, मेरी लड़ाई अकबर से चल रही है, तुम्हारे से थोड़ी चल रही है, रवाना हो यहाँ से। तो भगवनदास जी चले गए। अकबर को जाका भाई वो साफ साफ मना कर रहा है, किसी भी सूरत में संधि करने के लिए तैयार है। अकबर ने फिर भी कहा कि नहीं, बात करने से बात बनती है, एक बंदा और भेजा जाए। तो इस बार अकबर ने भेजा निर्मला सीतारमन। किसको भेजा, वित्त मंत्री। किसको भेजा, और वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल जी वित्त मंत्री थे। टोडरमल जी आए, और टोडरमल जी ने उनका आप समझा देना अपने हिसाब से। टोडरमल जी ने कहा कि देख प्रताप, मैं तो तेरा शुभ चिंतक हूं, हितैषी हूं, अकबर का वित्त मंत्री हूं, और अकबर के पास खजाना अथाह पड़ा है, 1000 साल तक लड़ाई कर लेगा तो भी उसका धन खत्म होने वाला, तुम रुपए कहां से लाओगे, कहां लड़ाई करोगे, रियासत छोटी है तुम्हारी, जब रुपए नहीं होंगे तो बिना रुपए की लड़ाई नहीं होती है, इसलिए संधि कर ले ठीक रहेगा, वरना फालतू में तेरे कोई घाटा है उसका कुछ ही नहीं जाएगा। पर आपने कहा कि टोडरमल जी खाना पीना करो आराम से, उदयपुर घूमना हो तो घूमो, टाबर पिछोला में बोटिंग करवा लेंगे आपको, और कोई काम हो तो यहाँ करना, बाकी चुपचाप रवाना हो जाओ यहाँ से, संधि की बात की देख लेना। और अकबर को जाकर देखो लड़ाई की तैयारियां करे, हमने तो कर रखी है। अरे को क्या कर रहे थे, पैसे कहां से आएंगे, तो मेवाड़ के भामाशाह हमारे नहीं है, मेवाड़ के भामाशाह आप तो कह देना कि पैसा वैसा हमारे पास खूब पड़ा है, और लड़ाइयां पैसों से नहीं होती है, हौसलों से होती है, और हम लड़ लेंगे, उसकी चिंता मत करो आप। अब 4 दूत भेजे, चारों बार ही बातचीत करने के लिए प्रताप तैयार नहीं। पहला दूत तो कब आ गया था आपके 1572 में, बाकी वाले तीनों जो आए थे ये आए थे 1573। कब आए थे, लिख लो इनके आगे, थोड़ा कोई पूछ ले कभी, ऑर्डर याद रखना, पहले कौन आया बाद में कौन आया, याद रहेगा थोड़ा। सबसे पहले कौन है, कौरची, बाद में कौन है,
बाद में अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए तो फिर तो लास्ट में क्या बचती है? लड़ाई बचती है। इस बार जो लड़ाई हुई उसको आप सब जानते हैं, बिना हिस्ट्री पढ़े जानते हो, हल्दी घाटी की लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? लिखो, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 18 जून 1576। कब वो हल्दी घाटी का युद्ध बताओ देखे? हल्दी घाटी राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है। घाटी का मतलब ही मैंने बताया था, युद्ध। युद्ध का मतलब है ना, विषम घाटी पंचानन पढ़ते हैं अपने, तो घाटी का तो मतलब युद्ध है। जिस जगह पे युद्ध हुआ था वहां की मिट्टी पीले रंग की थी, हल्दी जैसी मिट्टी थी, इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया? हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 18 जून 1576। हल्दी घाटी कहां पड़ता है? राजसमंद। एक इतिहासकार हुए अपने गोपीनाथ शर्मा, मैंने बताया था 3 शर्माज, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और मथुरालाल शर्मा। गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध की तारीख बताते हैं 21 जून। कितनी बताते हैं? उन्होंने कहा ये जो युद्ध था योगा डे वाले दिन हुआ था। योगा डे कब आता है? तो गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध की तारीख क्या बताई थी? बाकी कोई नॉर्मल आपसे पूछे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है, तब तो क्या बताना है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ है? लिख लो क्वेश्चन में, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून, अकॉर्डिंग टू गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून। किस किस के बीच में होगा? प्रताप और अकबर। अब मैंने बताया था कि मुगल बादशाह खुद कभी युद्ध करने के लिए जाते ही नहीं थे, युद्ध में पीछे से बैठे बैठे डिक्टेट करते थे। और अकबर तो वैसे पीछे से नहीं किया डिक्टेट, अकबर तो वहां रवाना हुए, वहां से दिल्ली से रवाना हुए लोग अजमेर तक आए। कहां तक आए? अजमेर। और अजमेर में आने के बाद अकबर ने मानसिंह को कहा कि जा मानसिंह, तेरे जी में युद्ध करने की थी, इस बार युद्ध कर जाके। तो अकबर ने अजमेर से अपना कौन सा सेनापति रवाना कर दिया, और एक सेनापति और भेजा साथ में, आसफ खान। कौन सा सेनापति भेजा? सुनना बात है, बाद में लिखना आप। मानसिंह को पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था, वो युद्ध हल्दी घाटी। पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी। तो मानसिंह को पहली बार इसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था। पहली बार स्वतंत्र सेनापति, पहली बार इंडिपेंडेंट सेनापति यदि किसी युद्ध के अंदर आया था तो वो कौन सा युद्ध है? वो हल्दी घाटी। प्रथम बार, पहली बार, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर बना के भेजा था। किसको? मानसिंह को। कौन से युद्ध में? और साथ में एक बंदा और कौन सा भेजा? अकबर जानता था इस बात को कि प्रताप के खिलाफ सबसे अधिक गुस्से में भरा हुआ आदमी इन दिनों कौन था? मानसिंह। फायदा उठाया जाना चाहिए। आपने एक मूवी देखी उरी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी। ऐसे कितने लोग जिन्होंने उरी नहीं देख रखी? तुम्हारी तो भारत की नागरिकता रद्द है। आज ही घर पे जाके देख लेना यार, तुम जी क्यों रहे हो यदि तुमने उरी नहीं देखी है। हाँ, तुम्हारे वोटिंग राइट्स छीने जाने चाहिए सारे। तो उरी के अंदर एक डायलॉग है, उरी में जब वो बदला लेते हैं वापस, कि पहले हमला हुआ पठानकोट वाला, उसके बाद जब वो बदला लेते हैं तो वो विक्की कौशल से पूछता है कमांडर कि भाई कौन से सैनिकों को तू लेके जाएगा? तो उसने कहा उस रेजिमेंट के सैनिकों को जिन पर हमला हुआ था। तो उस रेजिमेंट के सैनिकों, उनमें गुस्सा है, और कई बार गुस्से को पॉजिटिव एनर्जी में बदल लेना चाहिए। अकबर जानता है कि प्रताप के खिलाफ सबसे अधिक गुस्सा किस आदमी में? मानसिंह। इसलिए इस युद्ध से पहले मानसिंह ने कभी किसी युद्ध में सेनापति के रूप में काम नहीं किया था। पहली बार किसी युद्ध में उसे सेनापति बना के भेजा गया, तो वो युद्ध कौन सा है? साथ में एक रवाना कौन कर दिया गया? इधर प्रताप खुद जानते थे कि लड़ाई बड़ी होगी। प्रताप ने कहा अपने आसपास के वे लोग जो अकबर के खिलाफ है उनको एक साथ किया जाए। ग्वालियर के अंदर एक राजा हुआ करते रामसा तोमर। ग्वालियर के राजा कौन थे? और रामसा तोमर की और अकबर की नहीं बन रही। रामसा तोमर कहां का राजा? और इनके आपस में नहीं बनती। और रामसा तोमर के एक बेटे की शादी जो है प्रताप की बहन के साथ और रखी है, तो रिश्तेदार भी है, अकबर के साथ भी नहीं बनती। प्रताप ने इनके पास मैसेज किया, रिश्तेदारों मौका है, देख लो इस बार इधर आ जाओ अपने। तो ग्वालियर से भाग लेने के लिए कौन है? मैं 2-3 दिन से हम पिछले जो भी टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे कि बाबर मुगल था, और बाबर जब भारत में आया था, भारत में अफगानों का राज था, और बाबर ने अफगानों का राज खत्म करके अपना राज्य स्थापित किया था। इसलिए अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती नहीं थी। इसलिए खानवा के युद्ध के अंदर सारे के सारे अफगान संघ की तरफ से लड़ गए। पढ़ा था हमने कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम बाबर का साथ नहीं देंगे, हम किसका साथ देंगे? और अफगान हमेशा इस तैयारी के अंदर रहते कि कोई भी मुगलों के खिलाफ लड़ रहा है हम उसका साथ देंगे। और इन दिनों प्रताप लड़ रहे हैं, तो प्रताप का साथ देने के लिए अफगान आए जिनका नाम था हाकिम खान सूर। कौन है? बिहार की तरफ रहता था ये बंदा। उधर से प्रताप ने अफगानों के पास समाचार भेजा कि अफगानों एक बार फिर मौका है। तो हाकिम खान सूर ने कहा मैं आ रहा हूं। तो हाकिम खान सूर किसकी सेना लेके आए? अफगानों। किसकी सेना लेके? अच्छा, मेवाड़ की हरावल में हमेशा कौन रहेंगे? सलुम्बर वाले। तो सलुम्बर वालों को तो आना ही था। तो सलुम्बर से अभी मैंने नाम बताया था कौन थे? कृष्णदास से। तो कृष्णदास चुंडावत कहां से भाग लेने के लिए आगे? ये तो अरावली में रहेंगे। हाकिम खान सूर ने कहा कि मुझे भी आगे आगे खड़ा रखना, कि ठीक है आप भी कृष्णदास जी के साथ खड़े हो जाना। उधर प्रताप जानते थे कि लड़ाई बड़ी होगी, सब लोगों का साथ लिया जाना जरूरी है। पहाड़ों में लड़ाई है, घाटियों का मतलब ही पहाड़ियों के बीच की जगह होती है। पहाड़ियों के अंदर एक मेवाड़ में जनजाति रहती है भील। कौन जनजाति रहती है? वहां इनके एक सामंत हुआ करते हैं उन पहाड़ियों के अंदर, राणा पुंजा। क्या नाम था?
राणा पुंजा कागबा आसपास के जितने भील है उनको लेके आ जाओ। इसलिए भीलों की सेना लेके कौन आए थे? राणा पुंजा। तो राणा पुंजा तो किसकी सेना लेके आ गए? भीलों की। हाकिम खान सूर किसकी सेना लेके आ गया? अफगानों की। सलूम्बर की सेना लेके कौन है? कृष्णदास से चुंडा। और ग्वालियर की सेना लेके कौन है? तो प्रताप की तरफ से ग्वालियर से कौन लड़ रहा है? अफगानों की सेना लेके। सलूम्बर की तरफ से और भीलों की तरफ से अकबर खुद आया था क्या? नहीं, अकबर अजमेर बैठा था, उसने 2 सेनापति भेजे। कौन कौन? और मान सिंह को पहली बार इसी युद्ध के अंदर क्या बनाया गया था? उतार लो कैसे? उतारो देखे। उपाधि होती, राजा उपाधि देते किसी को भी। अभी कोई राजा था, तेरे को उपाधि देता, तेरा नाम क्या है? नितेश। तो आज के बाद तुम राणा नितेश है ना। एक का कोलकाता का एक वो ले रहना नीतीश राणा। हाँ, उसका नीतीश राणा है, ये राणा नीतीश है अपने। महाराष्ट्र में नारायण राणे वाला बेटे, उसका नाम भी नीतीश राणे ही है। नीतीश राणा तेरा अच्छा नाम है, तेरा नाम गड़बड़ में इसीलिए सोच के रखा है नीतीश, ताकि आगे क्या लगा सके तू? राणा लगा सके। प्रताप की तरफ से ग्वालियर से कौन लड़ रहा है बताओ देखे? रामसात तोमर। अफगानों की सेना लेके और सलूम्बर वालों की तरफ से और भीलों की सेना लेके। और अकबर की तरफ से कौन कौन है? मान सिंह और आसफ खान। अकबर खुद कहां पे आके बैठ गया? अजमेर आके बैठ गया। जानते थे, मेवाड़ वाले भी जानते थे कि भाई अपनी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा है। लड़ाई का तरीका छापा मार। लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए? मैदान में जाके नहीं लड़ेंगे अपने, तो कहां पे लड़ेंगे? पहाड़ों के अंदर। कहां पे लड़ेंगे? पहाड़। हल्दी घाटी तो पहाड़ों के बीच की जगह है। वास्तव में यहां पर 2 अलग अलग पहाड़ियां हैं। एक तरफ एक पहाड़ है जिनका नाम है गोगुंदा। कौन सी पहाड़ियां? पर एक तरफ जो पहाड़ियां उनका नाम है खमनोर। कौन सी पहाड़ियां? आप आगे ज्योग्राफी में पढ़ोगे, खमनोर के पास एक नदी निकलती है, बनास। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? इसलिए इन दोनों पहाड़ियों के बीच, गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच की एक लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम हल्दी घाटी है। दोनों तरफ पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच का एक दर्रा पास होता है। पहाड़ियों के बीच का जो दर्रा होता है वो एक दर्रा, और उस दर्रे का नाम क्या है? हल्दीघाट। तो ये लोकेशन ली इन लोगों ने। इधर से मानसिंह आएगा, मानसिंह आएगा तो यहां पर घेरा जाए। मानसिंह पहले इधर मांडलगढ़ से घुसा आपने अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़, चित्तौड़ से उधर घुसा हुआ, भीलवाड़ा से राजसमंद की तरफ घुसा हुआ अंदर आया। तो जैसे ये राजसमंद की तरफ इधर आया तो कहते प्रताप अपनी लोकेशन लेकर यहां पर बैठे हुए थे। और एक दिन प्रताप को कुछ उनके जो सैनिक थे उन्होंने आगे सूचना दी कि भाई यूं नहीं होता था कि लड़ाई, मैंने बताया था आपको एक दिन पहले भी कि भाई वहां पे आगे बैठ के रातों रात लड़ाई कर देंगे, तैयारियां वैयारियां करके वैसे लड़ाई किया करते। प्रताप इधर पहाड़ों में अपनी तैयारियां करे, मानसिंह उधर अपने मैदान में बैठा बैठा राजसमंद की तरफ अपनी तैयारियां करे। और एक दिन प्रताप को शाम के टाइम आगे किसी ने बताया कि मानसिंह अकेला केवल 10 फौजियों के साथ अपने पास वाली पहाड़ियों में शिकार खेल रहा है, और मानसिंह को यह नहीं पता अपने इन पहाड़ों में बैठे हैं, पकड़ के मार देते हैं। प्रताप ने कहा इतने बुरे दिन नहीं है कि निहत्थों पर आक्रमण किया जाए, अकेलों पर आक्रमण किया जाए। लड़ाई करेंगे, ढंग से करेंगे। उसे अकेला घूम रहा, घूमने दो तो चला जाएगा अपने हिसाब से। बाकी मंत्रियों से पूछा भाई तुम्हारा क्या कहना? मंत्रियों ने कहा सही बात है साहब, ये क्षत्रिय का धर्म थोड़ी कहता है क्यों निहत्थे को देखकर मार लिया जाए। लड़ाई करेंगे तो युद्ध के मैदान में कर लेंगे, क्या होगा, ज्यादा अपने मरेंगे और तो क्या। तो मानसिंह उस दिन तो वहां से निकल गया। मानसिंह को पता चला है तो इसके आसपास ये लोग, उसको भी सूचना दी होगी किसी ने कि आज बच के आगे कैसे न कैसे करके। बाद में उन घाटियों में उसको पता चला कि पहाड़ों के अंदर है, तो इन पहाड़ियों की तरफ आने की कोशिश करता है। तो जब पहाड़ियों की तरफ आने की कोशिश की तो ये हल्दी घाटी में वहां दर्रा रोक के खड़े थे। इनके पास फौजी थे, मेवाड़ वालों के पास में 3000। कितने फौजी थे? मानसिंह की सेना में से 5000, मतलब लगभग डबल का आंकड़ा हो गया, या 1.5 गुना मान लो। 3000 के लगभग 1.5 गुना से सैनिक उनके पास में थे। तो वो अपने कॉन्फिडेंस के अंदर थे कि हम ज्यादा उनसे वैसे ही मार लेंगे। इनका कॉन्फिडेंस ये था कि पहाड़ तो हमारे हैं, हम जानते हैं ना पहाड़ों के बारे में, कहां क्या है क्या नहीं है। तो उस दर्रे के इधर खड़े हुए एकदम। मानसिंह उधर कॉन्फिडेंस के अंदर जैसे घुसा, वो दर्रा अंदर घुसने का प्रयास करता है, इन दोनों पहाड़ियों के अंदर घुसने का प्रयास करता है। ये इधर खड़े थे। शुरुआत का हमला इतना भयंकर था, इतना तेज हमला था कि अकबर का एक इतिहासकार इस युद्ध के मैदान में आया होता, बदायूनी। क्या नाम था? बदायूनी कहता है कि मेवाड़ वालों ने शुरू का हमला इतना भयंकर किया कि हम बनास नदी के पास 16 किलोमीटर वापस भागे थे। कितने किलोमीटर वापस भागे थे?
तो बदायूं ने कहता है हालत खराब कर दी यार शुरुआत वाले हमले में, और हमें पीछे भागना पड़ा था, हमें बनास नदी के पास पास वापस लौटना पड़ा था। जब हम वापस भाग रहे थे तब हमारा एक सैनिक था जो पीछे खड़ा था, बेचारा चंदावल में कहीं खड़ा होगा, उस सैनिक का नाम था मिहत्तर खां। क्या नाम था? और उसने भापड़े ने जब देखा कि यार ये इधर भाग रहे हैं, मुगल वापस भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे कौन भाग रहे हैं? मेवाड़ वाले। मेवाड़ वाले उनका पीछा कर रहे हैं बाद में, और उनको लगा यार अपनी सेना तो भागती जा रही है। उस मिहत्तर खान ने बेचारे लास्ट में ढोल बजा के जोर जोर से बोलना शुरू किया, अरे रुक जाओ, अकबर रवाना हो गया अजमेर से, अकबर खुद आ रहा है, रुको तो यहाँ पे, अकबर आ जाएगा फिर ढंग से लड़ाई कर लेंगे। तो सैनिकों को एक तो डर लगा कि अकबर आ गया, उसको पता चला कि कौन कौन भगा, सूंघ के रख देगा। एक कॉन्फिडेंस है कि अकबर आ रहा है, इसका मतलब सेना और आ रही है, सेना और आ रही है तो अपने लड़ाई कर सकते हैं। तो सैनिकों ने बाद में थोड़ा पीछे हटकर लड़ाई करना शुरू किया। अब ये पीछे हटे तब तक प्रताप दर्रा क्रॉस कर चुका था, वो दर्रा क्रॉस करके मैदान के अंदर आ गए थे। जब मैदान के अंदर लड़ रहे थे तब प्रताप ने देखा कि उधर का सेनापति मान सिंह हाथी पे बैठा हुआ है। किस पे बैठा हुआ है? अब उसे युद्ध के मैदान में गुस्सा है। उसने कहा कल कोई बात नहीं थी, कल युद्ध नहीं था तो अकेला मान सिंह घूम रहा था, हमने छोड़ दिया, युद्ध के मैदान में किसी को भी माफ नहीं किया जाता। और फिर उसको गुस्सा इस बात का आया कि यार मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है, मेरी लड़ाई आमेर वालों के साथ थोड़ी है। कभी तो बातचीत करने के लिए उधर से आ जाता है भगवंत दास, कभी आ जाता है मान सिंह, आज सेनापति बन के कौन आ गया? इनके आमेर वालों की बड़ी खुरखुरी आ रखी है, और ये उधर से भाग भाग के आते हैं। और प्रताप अपने घोड़े पर था, घोड़े का नाम क्या था? मान सिंह अपने हाथी पे बैठा और उसके हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। और प्रताप ने अपने चेतक को उधर मर्दाना की तरफ दौड़ाया, तो इसको तो मैं खुद ही मारूंगा आज जाके। अब ये तो है नहीं कि मान सिंह लड़ रहा होगा तो अकेला लड़ रहा होगा, उसके आसपास में सेना रही हुई, सेनापति को कवर देना जरूरी होता था। प्रताप उस सेना को काटते हुए एकदम हाथी के पास चला जाता है। तो कहते हैं मान सिंह हाथी के ठीक आगे मुगलों का एक सैनिक खड़ा था, बहलोल खान। कौन सैनिक खड़ा था? वो बहलोल खान वास्तव में वो शक्तिशाली टाइप का सैनिक था, तभी उसे मान सिंह ठीक आगे लगा रखा था। भाई मान सिंह के आसपास में कोई नहीं आना चाहिए, सेनापति ऑर्डर नहीं देगा तो फिर ऑर्डर लेंगे कहां से? तो सेनापति को बचना बहुत जरूरी होता है। तो बहलोल खान को एकदम आगे खड़ा कर रखा था उसे। प्रताप उधर से अपना चेतक दौड़ाता हुआ जाता है, बहलोल खान के तलवार मारता है एक हाथ से, बहलोल खान को बीच में से काट देता है कि जरासंध बहलोल के वध में ये व्यतिरेक, भीम की दो भुजन थे पातल न कर एक। कि भीम ने जरासंध को मारा था, महाभारत युद्ध में किसको मारा था? तो भीम ने अपने दोनों हाथों से जरासंध की टांगे फैला दी थी, बीच में से काट दिया। तो जब बीच में से एकदम दो धड़ कर दी, टांगे पकड़ी दोनों और बीच में से तोड़ के रख दिया। ये जरासंध बहलोल के वध में ये व्यतिरेक, ये जरासंध और बहलोल की हत्या में एक अंतर है। दोनों को एक तरीके से मारा था, दोनों के दो टुकड़े किए गए, लेकिन दोनों में एक अंतर था। भीम की और दो भुजन थे, भीम ने दोनों भुजाओं के जोर से उसको चीरा था, पातल ने कर एक, प्रताप ने एक हाथ से चीर दिया था बहलोल खान को। बाद में उसके पास भाला था अपना, उसने भाला मारा मान सिंह के ऊपर, तो मान सिंह को वो भाला आने लगा। तो मान सिंह खुद अच्छा सेनापति था, वो हाथी के होदे में था, वो हाथी के होदे में बैठ गया नीचे, तो भाला उसके ऊपर से निकल गया। प्रताप को भाला फेंकने के बाद लगा कि मर गया, अगला नहीं बचेगा, मैंने भाला फेंका तो अगला मरेगा, मेरा निशाना एकदम सटीक है, और वो बैठ जाता, उसके ठीक ऊपर से भाला निकलता। मान सिंह और अच्छा सेनापति था। मान सिंह ने अपने हाथी की जो सूंड थी, उस सूंड के अंदर एक कटार लगा रखी थी। तो प्रताप ने जब भाला मारा था तो इतना ऊंचा भाला घोड़े से सीधा लग नहीं सकता, तो उसने घोड़े की लगाम खींची थी। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे टिका दिए थे। वो केवल दोनों पिछले पैरों पे खड़ा था, उसके दोनों पैर हवा के अंदर हाथी की सूंड के ऊपर थे। उसने भाला फेंका, भाला फेंके जैसे उसने घोड़े को घुमाया, घोड़े ने वापस अपने पैर इधर लेने की कोशिश की, उसके दोनों पैर उस कटार के अंदर लग गए, उसके आगे वाले दोनों खुर कट गए। आप ये सोच लो आपके नाखून निकाल ले कोई, यहां से उसके दोनों खुर उसके अंदर अटक गए। अब वो घोड़ा बड़ी तेज गति से दौड़ता हुआ गया था, लेकिन अब घोड़ा मुड़ ही नहीं रहा वापस। वो प्रताप को लगा घोड़े की हुआ क्या, घोड़ा मुड़ क्यों नहीं रहा अपना? और उसने नीचे की तरफ देखा तो घोड़ा बेचारा खून में एकदम विकराल हो रखा है उसके। उसे लगा इसको तो बचाएं, तो घोड़े को वहां से बाहर निकालने का प्रयास करता है। मैंने कहा था कि मेवाड़ में राजा किसी भी कारण से बाहर जाए, सादड़ी का कोई ना कोई झाला के युद्ध को लीड किया करता था। इस युद्ध में जो सादड़ी का झाला लड़ रहा था उसका नाम था झालामान। क्या नाम था? दो नाम आते हैं, कई जगह उसका नाम झाला बिद्दा लिखते हैं, कई जगह उसी आदमी का नाम लिखते हैं झालामान। तो अपने दोनों याद रख लेना, एक ही आदमी के दो नाम है, भले झाला बिद्दा कहो या क्या कहो, उसको झाला ये युद्ध को लीड करता है वहां से। लेकिन तब तक मुगलों को इतना भयंकर नुकसान हो गया था कि मुगल चुपचाप यहां से निकल गए। प्रताप जैसे इसको वहां हल्दी घाटी से थोड़ा सा लेके बाहर, चेतक को लेके बाहर निकलता है, एक गांव पड़ता है बलीचा। कौन सा गांव है? वही गांव है सेम, उससे बाहर निकलते इधर एक दूसरा गांव आ जाता है बलीचा। वहां पर चेतक वो इतना घायल था भयंकर ढंग से था कि मर गया वहां पे जाके। तो बलीचा में चेतक की छतरी है। चेतक की छतरी कहां पर है? बलीचा के। प्रताप युद्ध के मैदान से निकला, मुगल वैसे ही भाग ही रहे थे, ना मुगलों की इतनी हिम्मत थी कि अब प्रताप को पकड़ पाएंगे, तो वो चुपचाप यहां से वापस चले गए, गोगुंदा चले गए मुगल। कहां पे चले गए? गोगुंदा जाके बैठ तो गए, युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन मुगलों को डर था कि दिन में तो पिटाई हुई है, रात को मारेगा, और ये पहाड़ों में बैठे हुए रात को पता नहीं कब आ जाएंगे, रात को अपने को यहां पर आके मारेंगे। इसलिए जब मुगल गोगुंदा के अंदर बैठे तो अपने चारों तरफ दीवार चुनवाई उन्होंने, उनको इतना डर था कि रात को आगे अपने को मारा जा सकता है। तो फिर अगले दिन वो अजमेर की तरफ रवाना हुए। बाद में वहां से बदायूं वापस लिखता है कि जब हम अजमेर की तरफ रवाना हुए तो हमें रास्ते में इतना तंग किया गया जिसकी हद नहीं। ये तो जून का महीना था, तो वैसे ही बहुत गर्मी पड़ रही थी पहाड़ों के बीच के अंदर वहां पे, और फिर बीच में भीलों के गांव थे। किसके गांव थे? और भीलों के तीर पता नहीं कौन से पेड़ पर चढ़ के मार दिया करते, हम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। बदायूं और लिखता है कि मान लो हमारी सेना जो चल रही थी, हमारी सेना में वो टुकड़ी जिसके पास राशन पानी था, अनाज वाली टुकड़ी होती, बस सारी सेना एक साथ तो चल नहीं सकती, एक टुकड़ी यहां चल रही है, थोड़ी पीछे चल रही है, थोड़ी और पीछे, थोड़ी और पीछे चल रही है। तो जो राशन पानी वाली टुकड़ी थी, अब वो तो बेचारी उसके पास अनाज है तो धीमे चलेगी कि तेज चलेगी?
पास। जिसके पास सामान हो धीमे धीमे आएगा। तो राशन पानी वाली टुकड़ी थोड़ी पीछे रह जाती थी कई बार, तो यदि वो टुकड़ी पीछे रह जाती तो भील आक्रमण करके उसका राशन पानी छीन लिया करते। और हमारे सैनिक यदि किसी गांव के अंदर राशन पानी लेने के लिए जाते तो गांव वाले पीट पीट के मार देते। इसलिए बदायूं ने लिखता है कि हमने उस जून की तपती दोपहरी के अंदर हल्दी घाटी से अजमेर तक का रास्ता अल्लाह का नाम लेके जैसे तैसे बिताया था। और जैसे ही वापस पहुंचे अकबर ने पूछा जाते कि भाई क्या हुआ, प्रताप को हरा दिया? इनका नहीं। तो मार दिया उसको कि नहीं? तो संधि कर ली उसने? कर नहीं। तो पकड़ लाए उसको कि नहीं? तो क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा? और उसने मान सिंह और आसफ खान दोनों कहा कि तुम दोनों आज के बाद दिखे ना मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारे। और इन दोनों, अरे सर सुनो तो सही। नहीं, कुछ नहीं सुनना। आज के बाद तुम मुझे दरबार में दोनों दिखाई नहीं दोगे। अरे सर नहीं पकड़ा जा सकता, वहां की कंडीशन बहुत खराब है। अकबर ने क्या कहा कि पकड़ नहीं सकते, कंडीशन खराब, मैं जाता हूं। और अभी तुम्हें लाके बताऊंगा थोड़े दिनों में। प्रताप को तुम्हारे सामने लाके यहां पे बांध के नहीं खड़ा किया तो देख लेना। मान सिंह कहा सर यूं नहीं लेते दिल पे इतना। उस बदायूं को पूछो कितनी दूर भागे थे वापस। और हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं, सब्र कर लो चच्चा थोड़े दिन अपने। पर अकबर ने कहा कि नहीं मैं खुद अटैक करूंगा। हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद में खुद कौन अटैक कर देता है? लिखो थोड़ी बात। मिहत्तर खान नामक मुगल सैनिक ने, ए मुगल सोल्जर नेम्ड मिहत्तर खान, मिहत्तर खान नामक मुगल सैनिक ने, ए मुगल सोल्जर नेम्ड मिहत्तर खान, मिहत्तर खान नामक मुगल सैनिक ने, ए मुगल सोल्जर नेम्ड मिहत्तर खान, मिहत्तर खान नामक मुगल सैनिक ने युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ अकबर इन बैटलफील्ड। युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ अकबर इन बैटलफील्ड। युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ अकबर इन बैटलफील्ड। युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। लाइन चेंज कर लिखो। चेतक के घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी ऑफ चेतक, चेतक के घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी ऑफ चेतक, प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हेड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हेड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हेड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। अतः झालाबिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। कोष्टक में मान लिख लेना भाई। अतः झालाबिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झालाबिद्दा लेड बैटल। अतः झालाबिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झालाबिद्दा लेड बैटल। झालाबिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झालाबिद्दा लेड बैटल। किसने युद्ध का नेतृत्व किया? झालाबिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। झालाबिद्दा लेड बैटल। लाइन चेंज करके लिखो। मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। मान सिंह फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। मान सिंह फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। अतः अकबर ने अतः अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खान का दरबार में प्रवेश बंद कर दिया था। मान सिंह तथा आसफ खान का दरबार में प्रवेश बंद कर दिया था। बैंड एंट्री ऑफ मान सिंह एंड आसफ खान इन हिज कोर्ट। बैंड एंट्री ऑफ मान सिंह एंड आसफ खान इन हिज कोर्ट। अतः अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खान का दरबार में प्रवेश बंद कर दिया था। बैंड एंट्री ऑफ मान सिंह एंड आसफ खान इन हिज कोर्ट। मान सिंह तथा प्रताप का दरबार में जो प्रदेश था वो क्या कर दिया था? बंद कर दिया। और मैंने बताया था कि अकबर ने खुद कहा कि मैं खुद अटैक करूंगा। जून के आसपास यह हमला था। अक्टूबर के आसपास 1576 में अकबर खुद कहां पर हमला कर देता है? मेवाड़। लिख लो, लाइन चेंज कर लो। अक्टूबर 1576 ईस्वी में इन अक्टूबर 1576 एडी। अक्टूबर 1576 ईस्वी में इन अक्टूबर 1576 एडी। अक्टूबर 1576 ईस्वी में अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर हिमसेल्फ अटैक्ड ऑन मेवाड़। अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर हिमसेल्फ अटैक्ड ऑन मेवाड़। प्रताप को वापस पता चला कि भाई इस बार अकबर खुद आया हुआ है, ये पहाड़ों में अपनी लोकेशन लेके बैठे हुए थे। आने दो, जो ही आएगा उसको देखेंगे। अकबर उदयपुर के पास आगे बैठता है। कहां पर बैठता है? और अपनी सेना को भेजे दिल्ली, वहां से जाओ पहाड़ों में प्रताप को पकड़ के लाओ। पर पहाड़ों में पकड़े तो कैसे? पहाड़ों की लोकेशन आपको पता नहीं। पहाड़ों में उन्होंने अपनी पूरी मोर्चाबंदी कर रखी। कहां पर कितने कितने सैनिक करने वहां पर कर रखे। और मुगल सेना दिल्ली हार के आए। लास्ट में मुगलों में इतना खौफ था कि उन्होंने पहाड़ों में जाना बंद कर दिया। और वो भील उनको तंग करे, गांव वाले उनको तंग करे। उन्होंने आके अकबर कहा कि पार नहीं पड़ेगी।
और ये अपने दिमाग से गलतफहमियां निकाल दो कि पहाड़ों में जाके पकड़ लेंगे। पहाड़ों में अपने लोकेशन नहीं जानते यार, अपने मुगल है, गूगल थोड़ी है, और कैसे पकड़ेंगे यार इनको जाके। तो अकबर ने कहा अब क्या किया जाए। तो अकबर ने उदयपुर पे कब्जा किया। उदयपुर का नाम बदल कर कहा मोहम्मदाबाद। नाम बदल क्या कर दिया? उदयपुर पे। उदयपुर तो मैदान के अंदर था, मैदानों पे तो कब्जा किया जा सकता, आप जब सारे पहाड़ों के अंदर बैठे हो तो इसका नाम बदल कर दिया मोहम्मदाबाद। और ये 2 लोगों को सौंप दिया उसने उदयपुर। ये तो मान सिंह के अंकल थे, हल्दीघाटी वाले युद्ध में लड़ चुके थे, जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम है? तो उदयपुर किसको सौंपा? किसके अंकल है जगन्नाथ कछवाहा? कौन से युद्ध में भाग ले चुके हैं पहले? तो एक्सपीरियंस होल्डर भी थे, सीनियर बंदे भी थे। तो कहा एक तो आप संभाल लो। एक बंदा होता सैयद फखरुद्दीन। कौन बंदा, नाम बताओ। इन दोनों को क्या सौंपा गया? उदयपुर। किसने सौंपा? अकबर ने। किस किस को बताओ देखे नाम? जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन। लिखो। अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। अकबर रीनेम्ड उदयपुर एज मोहम्मदाबाद। अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। अकबर रीनेम्ड उदयपुर एज मोहम्मदाबाद। अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। अकबर रीनेम्ड उदयपुर एज मोहम्मदाबाद। तथा उसने जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को उदयपुर सौंप दिया। एंड ही हैंडेड ओवर उदयपुर टू जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन। तथा उसने जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को उदयपुर सौंप दिया। एंड ही हैंडेड ओवर उदयपुर टू जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन। तथा उसने जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को उदयपुर सौंप दिया। ही हैंडेड ओवर उदयपुर टू जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन। जगन्नाथ कछवाहा तथा सैयद फखरुद्दीन को क्या सौंप दिया? उदयपुर। किसने? अकबर। किस किस को सौंप दिया दोबारा बताओ देंगे? जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन। इन दोनों को भाई तुम संभालो। अच्छा, अकबर ने वापस दिमाग लगाया। अकबर ने कहा यार ऐसा क्या है मेवाड़ वालों में कि हार मानने के लिए तैयार ही नहीं। पहले उदय सिंह पे हमला किया, उदय सिंह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अब प्रताप पे हम हमला कर रहे हैं लेकिन वो भी संधि करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने कहा सर सेम चीज हमने आपको पहले ही बताई थी कि आसपास के राजा महाराजा मेवाड़ की सहायता करते हैं, और जब तक आसपास की सहायता मेवाड़ को मिलती रहेगी, मेवाड़ अकेला नहीं है। राजस्थान के राजा मेवाड़ को अपना राजा समझते हैं, इसलिए हर कोई इनका साथ देने के लिए आता है। उसने कहा बूंदी तो अलग कर दिया था, जब बूंदी का सुरजन अलग हो गया तो बूंदी के कोई बाकी राजकुमार वगैरह साथ देने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर, और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये सारे साथ देते हैं। तो अकबर ने कहा ठीक है, तो पहले मैं इनका इलाज कर दूं, इनका डोरा करता हूं पहले। तो अकबर यहां से गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कहां जाता है? पहले उसने किया बांसवाड़ा पे अटैक। कहां पर अटैक करता है? बांसवाड़ा के राजा का नाम भी है प्रताप सिंह। क्या नाम है? और जैसे अकबर ने प्रताप सिंह पर अटैक किया, बांसवाड़ा पर अटैक किया, उसने सरेंडर कर दिया। उनसे आप गलती हो गई, आज के बाद हम महाराणा प्रताप की कोई भी सहायता। अकबर ने कहा ये भी ना बात कर संधि, और संधि करवाई भाई, हम आज के बाद प्रताप की सहायता नहीं करेंगे। हम किसके दोस्त बन गए आज के बाद? अकबर। आगे हमला किया उसने डूंगरपुर में राजा हुआ करता आस्करण। क्या नाम था? आस्करण ने सरेंडर किया इस बार। आस्करण ने भी कहा कि साहब गलती हो गई, आज के बाद हम प्रताप की सहायता नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसके दोस्त हैं? अकबर। तो 2 रियासतें उसने महाराणा प्रताप से अलग की। कौन कौन सी? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अकबर ने उनसे संधियां करवाई, संधियां करवा के अकबर यहां से अपना दिल्ली आगरा गया। जैसे अकबर यहां से बाहर निकला, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कहा कि मजाक कर रहे थे, प्रैंक था, प्रैंक। दोनों प्रताप के साथ थे। प्रताप के टाइम में राजस्थान ने अपनी रणनीति चेंज कर दी थी पूरी तरीके से। अब तक अपनी लड़ाइयों का तरीका यह था कि मैदान में जाके लड़ेंगे, सारे के सारे एक साथ जाके लड़ेंगे। खानवा में देखा था इन्होंने कि खानवा में सारे लड़े, एक साथ लड़े, मैदान में जाके लड़े और सारे हार गए। एक युद्ध पूरा राजस्थानी बाबर से हार गया। तो सिंपल है, खानवा में यदि सारे लड़े हैं और खानवा में बाबर जीता, इसका मतलब पूरा राजस्थान एक साथ ही हार गया। इस बार इन्होंने कहा ऐसे लड़ना ही नहीं। पहली बात तो मैदान में नहीं लड़ेंगे, कहां पे जाके लड़ेंगे? पहाड़ों में। दूसरी बात, सारे एक साथ नहीं लड़ेंगे, अपने अपने इलाकों में लड़ो, जहां जिसका जो इलाका है वहां पे लड़ो आपने। और यदि किसी पर बड़ा आक्रमण होता है और उसको लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, तो एक बार संधि कर ले। जान है तो जिंदा रहेंगे तो अगली बार और लड़ेंगे, मर ही गए तो फिर लड़ेंगे किससे? इसलिए अकबर के टाइम में, इधर देखो, आपके यहां से शुरू करो, आप देखना है, बार लिखना मत। बांसवाड़ा डूंगरपुर से, इधर पहले डूंगरपुर, उसके टच करता हुआ इधर बांसवाड़ा, टच करता हुआ आपका मेवाड़, उसके टच करता हुआ आपका मारवाड़, इसके टच करता हुआ आपका सिरोही, सिरोही के टच करता हुआ आपका जालोर, जालोर के टच करता हुआ ईडर। डूंगरपुर का राजा आस्करण, बांसवाड़ा का राजा है प्रताप सिंह, मेवाड़ का राजा है महाराणा प्रताप, मारवाड़ का राजा है चंद्रसेन, सिरोही का राजा है सुल्तान, जालोर का राजा है ताज खान, और ईडर का राजा है नारायण दास। कौन राजा? सारे मिले हुए, सारे आपस के अंदर में। ताज खान अफगान है, अफगानों की मुगलों की आपस में बनती, तो ताज खान ने तो प्रताप के पास समाचार भेजे, चला के लड़े तो हमें भी ध्यान रखना थोड़ा, है ना, मुगलों को मारना उस दिन हमें बुलाना, हम भी साथ के अंदर आएंगे। प्रताप ने कहा कि नहीं, बुलाऊंगा नहीं, जहां जो है वहां पे लड़े।
जहां पे जिसकी जो लोकेशन है वहां पे लड़े। इसलिए मैं कई बार हमेशा हंसता हूं, अक्सर कहा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर कौन जीता कौन नहीं जीता, कई साल तक खूब डिबेट चली, है ना। अब तो फाइनली भारत सरकार का ऐलान है, वहां की पट्टियां वटियां सब चेंज है कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर प्रताप जीता था। और लोगों ने कहा तुम्हारा बदायूं साफ साफ लिख के गया है। बदायूं कहता है हमारी सेना 16 किलोमीटर पीछे भागी थी। तो भागती सेना किसकी है? जीते हुए लोगों की भागती है, हारे हुए लोगों की? बदायूं कहता है कि हम गोगुंदा में जब जाके रात को सोए थे तो भी डर लग रहा था कि प्रताप आके आक्रमण कर देगा, मार देगा। जीते हुए आदमी को डर नहीं लगता। जीत एक अलग कॉन्फिडेंस देती है। हरा हुआ आदमी आहट से भी डरता है। फिर यदि मान सिंह और आसफ खान हल्दी घाटी युद्ध जीत गए थे तो अकबर ने बाहर क्यों निकाल दिया? ऐसा कौन राजा होता है जिसके सेनापति ने जाकर कहा कि बादशाह युद्ध जीत गया, उसने कहा दिख मत जाना आज के बाद। किसने कहा था जीत के आने का? हार के आते मजा आता तब। और यार अकबर खुद अटैक करने आ गया। बादशाहों ने खुद कब अटैक किए थे? यहां हल्दी घाटी के ठीक बाद अकबर अटैक करने के लिए आया। इसका मतलब जलन बहुत तेज है, इसका मतलब बहुत भयंकर मारा आपको पिछले युद्ध के अंदर, इसलिए बादशाह ने कहा मैं बदला लेके आऊंगा। लोगों ने कहा यार साफ साफ तुम्हारे पास एग्जाम्पल पड़े हैं और तुम कहते हो कि कौन जीतता था कौन नहीं आ रहा था। मैं हमेशा कहता हूं ये तो छोड़ो हल्दी घाटी, मुझे तो यह बताओ कि प्रताप के शासनकाल में अकबर ने राजस्थान में एक भी लड़ाई जीत ली हो? दत्तानी वाले कूट गए थे 1583 में, अब दत्तानी हार गए थे। अब मुगलों की पूरी सेना थी, एक सिंगल युद्ध नहीं जीता हुआ है, क्योंकि इस बार इनकी रणनीति भयंकर तेज है। प्रताप ने अपना ध्यान लगा रखा है मेवाड़ पे, सॉरी अकबर ने अपना पूरा ध्यान कहां लगा रखा है? अब उसकी पूरी सेना मेवाड़ के अंदर है। मेवाड़ में जाके प्रताप को एकदम तहस नहस कर दो। इतने में उसको समाचार मिलते कि मारवाड़ में चंद्रसेन, इधर आपका सिरोही वाला सुल्तान, इधर जालोर वाला ताज खान और इधर वाले नारायण दास ने अपने अपने इलाकों में मुगलों को पीटना शुरू कर दिया। कैसे? आप कहोगे इधर क्यों जाएगा कोई मुगल? दिल्ली से गुजरात जाने का रास्ता इधर से होके जाएगा। पूरा व्यापार बंद कर दिया था यार सुल्तान ने और ताज खान ने मिलकर। मक्का मदीना जाने के लिए बंदरगाह था सूरत। कौन सा बंदरगाह था? सूरत को बोलते थे मक्का का द्वार, कि मक्का का द्वार है। हज यात्री गिरफ्तार कर लिए थे सारे इन्होंने। इस रूट पे को देखा टांगे तोड़ेंगे हम। अब अकबर को लगता है हज करने नहीं जाने दे रहे, व्यापार की गाड़ियां लूटी जा रही है। तो अकबर ने एक बार कहा यार मेवाड़ में थोड़ी ढील दो, कोई बात नहीं, इनको जो बैठे उनको बैठे रहने दो, अपने हमला किधर कर दो, आपके जालोर पे कर दो और कहां पे कर दो? सिरोही। अब उसने अपना जालोर और सिरोही पर ध्यान लगाए थे, पता चला कि चंद्रसेन ने मुगलों के कैंप उड़ा दिए। वो इधर ध्यान लगाए थे, पता इधर वाले नारायण दास प्रताप के ससुर जी थे। प्रताप की एक जो रानी थी वो रानी कहां की थी? इधर। जिनका जवाई प्रताप वो नहीं लड़े थे, कौन लड़े? पता चले साहब इधर के नारायण दास ने मुगलों के कैंप उड़ाने शुरू कर दी। इसलिए मुगल विकेंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज हो ही नहीं पाए वो। उनको सब जगह थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा पर संधि करके उनको एक बार कहा जा रहा है कि तुम साथ नहीं दोगे, थोड़े दिन में हम तो देंगे। सिंगल युद्ध नहीं जीता है, एक भी युद्ध। इसलिए 1585 के बाद में तो अकबर ने इधर राजस्थान की तरफ हमले करने बंद कर दिए थे। उसने प्रताप के टाइम में शुरुआत में 7-8 साल फड़फड़ की थी, फिर उसके समझ में आ गया कि यह आदमी कुछ भी नहीं निकाल के देगा। इसलिए 1585 के बाद पूरे भारत पर हमले अकबर के, राजस्थान को छोड़ के। ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी कश्मीर पर हमला कर रहा है, पंजाब पे कर रहा है, उड़ीसा पे कर रहा है, बंगाल पे कर रहा है, साउथ इंडिया में कर रहा है, नाक के ठीक नीचे राजस्थान पर हमले नहीं कर रहा। अकबर ने अपनी नीति बदल दी। बदलनी पड़े भाई। आप यदि 3 बार आरएस फ्री दो और आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप और आपके घर वाले सब कहें कांस्टेबल दिले, नहीं कहते? बस सिंपल सी बात थी। अकबर को समझ में आ गया कि आरएस अपने बस की बात है, अपने वीडियो दे लेते हैं, उधर वही प्रीमेंस वो पास हो जाएंगे अपने, वही ठीक बात है अपने आप। तो यहां कोई भी राजा साथ देने के लिए तैयार नहीं। इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले संधि के लिए तैयार होते, लेकिन बाद में वापस से प्रताप की तरफ ही थे। अच्छा, अकबर जब यहां से खाली हाथ वापस गया तो मान सिंह और आसफ खान दोनों आगे तैयार खड़े थे। उनका वो पकड़ लाएगा प्रताप को? अच्छा पीछे है, पीछे दिख गया, दिख गया। अकबर ने कहा मैं कूटूंगा दोनों, कल से चुपचाप दरबार में आ जाना। तो हमने सर पहले ही कहा था, आप ही कह रहे थे कि नहीं नहीं कुछ हो सकता है वहां पर। अब अकबर को लगा अब क्या कहता, अब उसका प्रेस्टीज पॉइंट भी है कि मान सिंह आसफ खान हार के गए, अब खुद हार के चला गया यहाँ से। उदयपुर मैदान पे कब्जा गया, मैदान खाली पड़ा था, कब्जा कर दिया। पहाड़ों में आप तो जीत नहीं पा रहे हो। तो इसने इस बार अपने एक और अच्छे सेनापति को उतारा, शाहबाज खान। किसको उतारा? प्रताप ने इन दिनों लोकेशन ले रखी है कुंभलगढ़। कहां पे लोकेशन ले रखी है? अपने कुंभलगढ़ के अंदर बैठे हुए। और शाहबाज खान को अकबर ने कह के भेजा कि शाहबाज खान या तो मेवाड़ जीत के आएगा वरना मुंह मत दिखाना। शाहबाज खान ने कहा ठीक है साहब चिंता मत करो, तेरे साथ और खूब आ रहे हैं, मान सिंह भगवंत दास, इन सबको भेज रहा हूं। मान सिंह और भगवंत दास को पूरी मुगल फौज जो थी वो मेवाड़ के अंदर अपॉइंट की। और सेनापति किसको बनाया? किला कौन सा जीतना आपको? कुंभलगढ़। कौन सा किला जीतना है? कुंभलगढ़ में प्रताप है, कुंभलगढ़ छीन लो उससे तो प्रताप और कमजोर होगा, कमजोर होगा, संधि करने के लिए विवश हो गया, मरेगा किसी ना किसी युद्ध के अंदर। शाहबाज खान ने पहले तो आते ही कहा अकबर को कि मुझे जो राजस्थान वाले तूने साथ में भेजे ना मेरे मान सिंह और भगवंत दास जी थे, इन पे एक पे भरोसा नहीं है। कैसे? मुझे लगता है अंदर ही अंदर प्रताप से सहानुभूति रखते हैं, इसलिए प्रताप के खिलाफ ढंग से लड़ते ही नहीं। इसलिए गोगुंदा वहां हल्दी घाटी वाले युद्ध के अंदर ठीक है, चलो हल्दी घाटी के अंदर हार गए, फिर उन्होंने पहाड़ों में जाके प्रताप का पीछा क्यों नहीं किया? मैं होता तो उसका पीछा करता। मान सिंह ने कहा यार पीछा तो अकबर ने नहीं किया, तो पूछ ले उससे और तू करके देख लेना पीछा क्या होता है इसको। पर उसने समाचार भेजा कि इन लोगों पे मेरे को डाउट है, इसलिए अकबर अपने राजस्थान वाली पलटन नहीं हटाता है यहां से।
तो लगा नहीं राजस्थान के सारे राजा है वो मन ही मन किसके साथ में, या तो कोई प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ में आ रहा है या वैसे ही अप्रत्यक्ष रूप से। तो इनमें कहीं ना कहीं वो भावना है यार मेवाड़ हमारा सिरमौर, मेवाड़ वालों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। भले कोई अकबर की तरफ है तो ही वो इधर उधर मन ही मन रखता है कि नहीं बढ़ने दो, अकबर आ रहे तो आ रहे, अपने ज्यादा लोड नहीं लेना, और बाकी वाले सारे उनके साथ में हो रखे। तो शाहबाज खान वाकई बहुत बेहतरीन सेनापति था। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पे 3 अटैक करता है। कितने अटैक करता है? 77, 78, 70। पार नहीं पड़ी। फिर उसने मुंह दिखाया नहीं, सच में वो पंजाब चला गया था, वापस गया ही नहीं अकबर की तरफ। उसको बेचारे को शर्म आई कि यार मैं शाहबाज खान हूं। और 3 अटैक उसने एक बार कुंभलगढ़ पे कब्जा किया। एक बार उसका बड़ा हमला हुआ, प्रताप अपने अंदर बैठे थे और इनको लगा पार नहीं पड़ेगी, तो बाकी वाली सेना ने कहा कि सर आप तो निकलो, आप तो एक बार पहाड़ों के अंदर जाके रहो। नहीं नहीं अपने लड़ेंगे, इस किले को और बचाएंगे, बाद में बचा लेंगे सर, जिंदा रहेंगे तो बचा लेंगे, आप निकलो। राजा का बचे रहना हर हालत में जरूरी है, आप जिंदा रहोगे लड़ाई हम बार बार करेंगे, जनता आपके साथ आगे खड़ी हो जाएगी। प्रताप वहां से बाहर निकले, शाहबाज खान कुंभलगढ़ पे कब्जा करता है, राजी रहता है। थोड़े दिनों बाद प्रताप बाहर की तरफ से वापस भयंकर हमला करते हैं, शाहबाज खान को उखाड़ फेंकते हैं। तो शाहबाज खान 3 आक्रमणों में भी कुंभलगढ़ पे कब्जा ढंग से नहीं कर पाए। सवाल यही है कि कौन से सेनापति ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किए थे? शाहबाज खान। कितने आक्रमण किए? स्टार लगा के लिखो। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया। 3 के नीचे अंडरलाइन करना है, सवाल पूछा हुआ कितनी बार किया था। कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। अटैक्ड 3 टाइम्स ऑन कुंभलगढ़, अटैक्ड 3 टाइम्स ऑन कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। अटैक्ड 3 टाइम्स ऑन कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। अटैक्ड 3 टाइम्स ऑन कुंभलगढ़। कितनी बार आक्रमण किया था? कॉस्ट टाइम लिख लो, 77, 78, 79, 1577, 1578, 1579। याद मत रखना सन, पर यूं 3 बार लिखा हुआ देखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार 3 हमले हुए थे, 77, 78 और 70। अच्छा, पहले मानसिंह आसफ खान आए, उनकी पार नहीं पड़ी, अकबर खुद आया, खुद की पार नहीं पड़ी। इस बार कौन आया? शाहबाज खान। शाहबाज खान की पार नहीं पड़ी तो अकबर ने फिर सेनापति चेंज किया। इस बार एक सेनापति भेजे गए, अब्दुल रहीम। कौन सेनापति भेजे गए? ये वही है आपके रहीम जी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीम जी का, रहीम जी आप जाओ लड़ने के लिए। रहीम जी का मैं प्रेम के दो वही लिखने वाला कहा युद्ध में फंसा रहे हो। पर रहीम जी वाकई बहुत बेहतरीन योद्धा थे। मुझे बड़ा यूं अजीब सा फील होता है कि रहीम जी को हमने केवल कभी मान के छोड़ दिया। रहीम जी की 2 विशेषताएं भारत के हर आदमी को पता चलनी चाहिए। रहीम जी बहुत बेहतरीन योद्धा थे। मुगलों की तरफ से इतना युद्ध किया रहीम जी ने जिसकी हद नहीं है कोई, और मुगलों ने रहीम जी के पूरे परिवार को मार दिया था। रहीम जी के बेटे, पोते, पड़पोते, जमाई, बेटियों के जमाई, पोतियों के जमाई, सबको मुगलों ने मार दिया था। मुगलों के आपस में लड़ाइयां चलती और इनका परिवार ऐसा फंसा कि एक भाई की तरफ से लड़ता, दूसरे भाई के खिलाफ लड़ता, दूसरे वाला भाई इनके परिवार को सल्टा जाता, फिर वो दूसरे वाला परिवार बनता, ये किसी और भाई की तरफ से लड़ लिया किसी युद्ध के अंदर, फिर मर जाया करते। तो रहीम जी का लास्ट में बुढ़ापा तो बहुत ही बुरा बीता, पूरा परिवार इनके सामने मरा था, पर बहुत अच्छे योद्धा थे। उतने बड़े भगवान कृष्ण के भक्त हैं। उस समय यदि कोई भगवान कृष्ण के भक्त थे तो उनके अंदर सबसे बड़ा नाम लिया जाना चाहिए, तो वो नाम किसका था? रहीम जी। रहीम जी यहां भेजे गए। रहीम जी का आप जाओ प्रताप को पकड़ने के लिए। रहीम जी के मन में पहले से मेवाड़ वालों के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, और रहीम जी को लगता था कि यार संधि उस आदमी से करनी चाहिए जो संधि करने के लिए तैयार हो। दोस्ती का मतलब यही होता है, आपका कोई दोस्त बनना चाहता है तो दोस्त बनो। आप किसी को लड़ाई करके आपको दोस्त बने, मैं दोस्त बनूंगा। तो भाई राजस्थान में यदि कोई राजा संधि करना चाहता तो अकबर संधि कर ले, और यदि मेवाड़ वाले संधि नहीं करना चाहते लड़ाइयां क्यों करनी है, छोड़ो ना, वहां नहीं करना चाहते, इसका मतलब तो आप संधि नहीं करना चाहते, वास्तव में उस राजा को हराना ही चाहते। इसलिए रहीम जी यहां पर आए, और रहीम जी ने आके यहां मेवाड़ के अंदर पहाड़ियों में कोई लोकेशन थी, शेरपुर। कौन सी लोकेशन थी? इस शेरपुर नाम की जगह पे आके बैठ गए। प्रताप पे हमले ही नहीं किए, चुपचाप आके यहां पर बैठे हुए, सुबह शाम शिकार खेल ले। हर 2 दिन बाद अकबर को लेटर लिख के भेज दे कि प्रताप को पकड़ने की कोशिश की थी पर हाथ नहीं आया। एकदम पास में पहुंच गए थे पर पता नहीं कैसे उसकी लोकेशन चेंज हो गई। अब अकबर यह भी नहीं कह सकता कि प्रताप हाथ क्यों नहीं आया, क्योंकि यदि अकबर यह कहे तो रहीम जी वापस पूछ ले कि भाई मानसिंह, आसफ खान, तू और शाहबाज खान चारों मिलकर बता दो कैसे पकड़ना, वैसे मैं पकड़ लूंगा। इसलिए अकबर तो वापस रिप्लाई करता, वेल डन, वेरी गुड, हाँ सेम ट्राई, वापस एक बार और वेल ट्राई, ऐसे लगे रहो, अपने एक दिन पकड़ में आएगा। पर रहीम जी को ध्यान ही नहीं थे। रहीम जी अपने सुबह जाए शिकार खेलने के लिए, शाम को आ जाए, पका के खा ले और अपना सो जाए, अगले दिन फिर चले जाए। प्रताप ने पूछा कि यार आजकल मुगलों के हमले बंदी हो गए, ये पहाड़ों के अंदर बैठे हुए अपने, आजकल क्या हुआ, मुगलों की तरफ से हमले क्यों नहीं हो रहे? तो साहब पता चला आजकल रहीम जी आए में, तो कि रहीम जी अपने भी हमले नहीं कर रहे। तो प्रताप ने कहा और ही ठीक है, अपने बाहर निकलो। ये पहाड़ों से थोड़े बाहर निकल के आए और मैदान के अंदर आके इन्होंने खेती करनी शुरू की। तो खेती तो मैदान में ही होगी, खेती पहाड़ों में कैसे होगी, और बिना अनाज के खाओगे क्या? तो इनका आगे लड़ाई होगी, उसमें अपने को अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, स्टॉक करके रखे, तो अपने खेती कर लो। खेती करनी शुरू की, टैक्स वैक्स आसपास से जहां से लेना था वो टैक्स लेना शुरू किया, हथियार बनाने शुरू किए, थोड़ा अपने क्षेत्र को पूरा सही संभालने की कोशिश की इन्होंने। रहीम जी की तरफ से कोई टेंशन थी नहीं, रहीम जी आराम से बैठे हुए उधर। एक दिन प्रताप के बेटे अमर सिंह, बेटे कौन है वो, उधर से कोई निकले और देखा कि रहीम जी वाले कैंप खाली पड़े, रहीम जी वाले कैंप में कोई आवाज ही नहीं। तो लगा रहीम जी वाला कैंप उठ गया, सेना दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, और अमर सिंह पास में चला गया कैंप के। उसने आवाज लगा रहीम अंकल कहां पे है?
अंदर से महिलाओं की आवाज आएगी, रहीम जी नहीं है घर पे, बाहर गए में शिकार खेलने के लिए। उसने कहा और कोई पुरुष है तो बाहर भेजो, मुझे बातचीत करनी है। कहा हमारे घर पे कोई पुरुष नहीं। उसने कहा सच्ची? बाहर आ जाओ सारी की सारी। क्यों, क्या हुआ? उसने कहा क्यों नहीं, फॉलो में। वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया वहां से। महिलाएं बेचारी रोती हुई चिल्लाती हुई, डाकी छोड़ जान, कहां लेके जा रहे? उसने कहा नहीं बस घर थोड़ा सा ही आ जाओ। आ गया अपना घर, आ गया बस। अब कहां तंबू लगा के बैठी हो, महल है अपने वहां पे। आगे महाराणा प्रताप खड़े। महाराणा प्रताप ने देखा कि उधर से अमर सिंह यूं आगे आगे डोलता हुआ आ रहा, पीछे बेचारी महिलाएं रोती चिकती चिल्लाती आ रही, बुरका पहने हुए सब महिलाएं। उनको लगा ये क्या, अपने परिवार की महिला भी नहीं लग रही, तो दूसरी महिला लग रही, तो मुसलमान महिला लग रही है सारी। और जैसे पास आए पूछो कौन है, कहां से लाया? ओ बाबा आप छोड़ो, आप मैं देख लूंगा मेरे साथ। अरे है कौन ये तो बता। कि वो रहीम जी है ना? हाँ। तो शिकार खेलने गए थे तो मैंने किया है, मैं कर लाया आज तो शिकार। वो प्रताप को पता चला कि तो रहीम जी के परिवार की बेगम है, और उन्होंने फटकारा। शर्म नहीं आती? अब मतलब ये टुच्चे काम करेंगे, अब महिलाओं बच्चों को उठा के लाएंगे। और महिलाएं जो रो रही थी उनको बिठाते पड़ा। अरे अरे आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप मेरी बहन हो, आराम से चाय पानी नाश्ता कीजिए, अभी आपको वापस घर भिजवा देंगे। अरे अमर सिंह को कहते हैं इनसे सॉरी बोल। अमर सिंह से सॉरी बुलवाते, पूरा लेटर लिखते हैं रहीम जी के नाम, और रहीम जी के नाम लेटर में लिखते हैं कि रहीम जी गलती हुई है हमसे, आइंदा से इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं की जाएगी। प्रताप युद्ध के मैदान में महिलाओं और बच्चों को लाना पसंद नहीं करेगा। लड़ेंगे उस दिन खुली छाती आगे सामने लड़ लेंगे, अपनी सैनिकों की जो लड़ाई होगी वो लड़ लेंगे, इसके लिए महिलाएं बच्चे दोबारा नहीं आएंगे। आज जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, महिलाओं को सम्मान आपके पास पुनः पहुंचाया जाता है। ऐसा इतिहास में बहुत बिरले उदाहरण है। उस समय युद्धकालीन समाज था, वो मध्यकालीन समाज था। उस समय दुश्मन की महिलाओं और बच्चों को उठा के लाना, होस्टेज बनाना, दुश्मन पे दबाव बनाना बहुत नॉर्मल बात हुआ करती थी। इवन ये तक हो जाया करता था कि अक्सर उठा के और महिलाओं को बेच दिया करते। उधर जो भी अटैक में गजनी की तरफ से उसमें तो महिलाएं बेची जाती थी। पर हमारे यहां पर यदि प्रताप ऐसा नहीं करता है तो आप सोचिए कि नैतिक चरित्र का कितना महान राजा रहा होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रताप को इसलिए याद नहीं किया जाता कि वो योद्धा है। योद्धा प्रताप से बड़े कुंभा है, योद्धा प्रताप से बड़े सांगा है। सांगा की पूरी जिंदगी युद्धों में बीत गई यार। जिस आदमी के लास्ट में जाके हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, उसके बावजूद लड़ रहा हो, उससे बड़ा योद्धा कौन रहा होगा इस धरती पे। प्रताप योद्धा के रूप में कम याद किए जाते हैं। प्रताप इसलिए याद किए जाते हैं कि उनका मॉरल कैरेक्टर इतना हाई है कि जनता को प्रताप को याद रखने के लिए इतिहास की आवश्यकता नहीं है। कि प्रताप का चरित्र बिगाड़ने के लिए, प्रताप के कैरेक्टर को कम करने के लिए हमारे इतिहासकारों ने सारी कोशिशें कर ली। जितना इतिहास की किताबों में लिखना था उतना लिखा उन्होंने, भर भर के खिलाफ लिखा उनके। 1996 में यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि प्रताप भारत का वह गद्दार था, क्योंकि अकबर तो भारत को एक करना चाहता था, प्रताप इसमें रोड़ा बना हुआ था। इस तर्क के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। स्टूडेंट कहा और गया कि तू लिख कि ये जो ऊपर वाली बात है ये सही है। उसके बावजूद बच्चे को आप पूछोगे तो प्रताप के बारे में जानता है। और किसी राजा के बारे में पढ़ने के लिए कि विक्रमादित्य कौन था, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। बनवीर कौन है कि हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। प्रताप के लिए हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब लोगों के दिलों के अंदर वो जिंदा है। इसका मतलब उसने कुछ अलग काम किए थे। तो अलग काम यह है कि वो बाप का बनाया हुआ राजा नहीं है, वो जनता का बनाया हुआ राजा। तो सोचिए वो राजकुमार के रूप में भी कितना लोकप्रिय रहा होगा जनता के बीच में। अलग यह है कि वो जानता है कि महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की दुश्मनी। तो वापस अमर सिंह को कहा कि वो वापस छोड़ गया। अमर सिंह जब वापस छोड़ गए और अब उधर से रहीम जी शिकार विकार खेल के उन्होंने देखा कैंप खाली पड़ा और रहीम जी माथा पकड़ के बैठे, मरा दिया आज से। वो महिलाएं वापस गई। रहीम जी ने पूछा कहां चली गई तुम? उन्होंने कहा हम तो कहीं गई हो कि तुम ध्यान रखा करो, घर पे रहा करो। तो भला हो राणा प्रताप का जिसने हमें वापस भेजा है, अपनी बहनों के समान माना है। वरना अमर सिंह तो पकड़ के ले गया था और ये लेटर भेजा है तुम्हारे लिए। रहीम जी ने लेटर पढ़ गया, रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए थे। और रहीम जी ने उस दिन कहा था कि मैं नहीं जानता प्रताप की मुगलिया सल्तनत भारत में कब तक राज करेगी। मैं ये भी नहीं जानता कि अकबर का शासन भारत में कितने सालों तक रहेगा। मैं ये जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे इस धरती पर तो याद किया जाएगा। कोई दुश्मन आपकी तारीफ करे, जो आपसे लड़ने आया हुआ सेनापति तारीफ करे, आप सोचिए आपका नैतिक चरित्र कितना महान रहा होगा। वो घटना कहां की थी? कहां की घटना है? शेरपुर। लिखो शेरपुर घटना, शेरपुर इंसिडेंट, शेरपुर घटना, शेरपुर इंसिडेंट 1580। शेरपुर घटना 1580 लिखो। अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस पहुंचाया था। बट प्रताप सेंट देम बैक विद रिस्पेक्ट। लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस पहुंचाया था। बट प्रताप सेंट देम बैक विद रिस्पेक्ट। लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस पहुंचाया था। बट प्रताप सेंट देम बैक विद रिस्पेक्ट। लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस पहुंचाया था। किनको?
उन महिलाओं का ना। किसकी बैग में थी? रेंज। कौन सी जगह से? शेरपुर। कब की बात है? कौन गिरफ्तार करके लाया? ये समाचार अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने रेमजी का, रेमजी वापस आ जाओ। लोग यहाँ संभल ही नहीं रही, प्रताप को क्या संभालो। और अकबर को चिंता हुई यार मामला गंभीर होता जा रहा है। मान सिंह, आसफ खान, मैं खुद, शाहबाज खान, रहीम जी सब आ रहे हैं। सिंगल आदमी जीत नहीं रहा है। इस बार अकबर ने अपने एक और बेहतरीन सेनापति को उतारा, सुल्तान खान। कौन सा सेनापति उतारा? अकबर का अंकल लगता है, अकबर का भी चाचा लगता था। एक्सपीरियंस था, खूब सारे युद्धों में लड़ने का एक्सपीरियंस था, और यूं खुद मजबूत सेनापति था। सुल्तान खान को भेजा कि सुल्तान खान तुम जाओ और तुम जाके मेवाड़ के अंदर लड़ो। और सुल्तान खान वाकई इंटेलिजेंट आदमी है। सुल्तान खान ने कहा भाई कहां है प्रतापन, है कहां पे? कैसा? पहाड़ों में। अपने क्यों नहीं जीत पा रहे? कि वो पहाड़ों से बाहर नहीं आते, और अपने जब पहाड़ों के अंदर जाते हैं तो अपने को लोकेशन नहीं पता और वो अपने को मार लेते हैं। तो पहाड़ों के अंदर की लड़ाई में अपने जीत नहीं पा रहे, पहाड़ों के बाहर वो आ ही नहीं रहे, तो फिर संधि करवाएं कहां से? वो कम है तो वो अपने छापामार युद्ध कर रहे हैं उधर। तो उसने कहा पहाड़ घेर लो, सप्लाई काट दो पूरी पूरी, सारे के सारे पहाड़ घेर लिए जाए। और जब पहाड़ घेर लेंगे, इनकी सप्लाई कट जाएगी, तब इनको एक ना एक दिन बाहर आना ही पड़ेगा। कितने दिन तक पहाड़ों के अंदर रहेंगे? क्या किया जाए? उसने कहा 4 थाने बनाते हैं। कितने कैंप लगाते हैं? 4 अलग अलग जगह पे बड़े कैंप लगाते हैं। राजसमंद में एक कैंप लगाया गया, उस कैंप का नाम था दिवेर। क्या नाम था? उदयपुर में एक कैंप लगाया गया जिसका नाम था देबारी। क्या नाम है? डूंगरपुर साइड में एक कैंप लगाया गया इसका नाम है देवल। और पाली साइड में एक कैंप लगाया गया उसका नाम है देसुरी। 4D। कौन कौन से 4 कैंप लगाए उसने? देवेर, देबारी, देवली, और 4 छावनियां बनाई। चारों जगह अपनी आर्मी रखी उसने। सारे रास्ते काटो। अजमेर की तरफ जाने वाला रास्ता राजसमंद से होकर जाता कौन सा था? दिवेर। उदयपुर की तरफ होने वाला जो रास्ता वो देबारी। डूंगरपुर वाला रास्ता कौन सा है? देवल। और पाली वाला रास्ता कौन सा है? सहायता आएगी कहां से? अनाज लाएंगे कौन से रास्ते से? फिर क्या मुगलों को अनाज कहां से आता है भाई? मुगल भी तो वहां मेवाड़ में बैठे, उनको अनाज कहां से आएगा? उनका अनाज आता था अजमेर। कहां से अनाज आता उनका? उनको जो भी राशन पानी सप्लाई चाहिए अजमेर से आता। तो अजमेर वाला रास्ता था, ये महाराणा प्रतापन ब्लॉक कर दिया करते। इसलिए मुगलों की एक बड़ी टेंशन ये रहती कि अजमेर वाला रास्ता खुला रहना चाहिए, इसलिए अपने ज्यादातर सेना बेचारे वो अजमेर वाले रास्ते पे लगा के रखते। इसलिए मेवाड़ में उनकी सेना वैसे कम हो जाया करती। सुल्तान खान ने कहा अजमेर वाला रास्ते पे मैं खुद बैठा हूं, और इस बार देखते हैं कैसे ब्लॉक करेंगे। इसलिए दिवेर में खुद बैठ गया। कहां पे खुद बैठ गया? बाकी जगह उसने अपने सेनापति लगाए। चप्पे चप्पे पे सेना खड़ी है। पहाड़ से एक भी बंदा बाहर निकले गिरफ्तार किया जाओ, देखते हैं कितने दिन तक रहते। और वास्तव में उसने ब्लॉक कर दिया मेवाड़ वालों, एक सिंगल बंदा बाहर निकलने का नाम नहीं ले। और कई दिन तक तो इतनी कड़ाई क्यों, हर एक एक घंटे के ऊपर, और वहां पे सैनिकों की चहलकदमी हो, ताकि किधर से किसी के निकलने की संभावना भी ना हो। पहाड़ पूरा का पूरा घेरा हुआ, अरावली की पूरी पहाड़ियां घेरी हुई। अंदर ये प्रतापन बैठे हुए, बाहर वो अपना कैंप लगा के बैठे हुए। अपने अंदर जाना है नहीं, सप्लाई काटनी है बाहर से इनकी। इतने में आया दशहरा। क्या आया? दशहरे पे अपने यहां राजा महाराजाओं में एक रिवाज किया होता कि दशहरे पे हथियारों की पूजा करते। किसकी पूजा करते? अभी भी होती है, राजा महाराजाओं के टाइम में थोड़ी ज्यादा होती है। हथियारों की पूजा के बारे में एक बात कही जाती है कि हथियार जब एक बार आप तलवार को म्यान से बाहर निकाल दो, उसके बाद म्यान में तभी डालो जब खून लगे उस पर। यूं तलवार नहीं निकलनी चाहिए या वापस नहीं जानी चाहिए। तो अब तो अपने किसके लगाए तलवार, किसका लगाए? तो अब तो अपने काटते हैं बकरा, है ना। अब अक्सर झटके वटके कर लिए जाते हैं इस प्रकार। या कई बार आदमी कोई मांसाहारी नहीं हो तो अपनी अंगुली उस पर कट करता है कि थोड़ा बहुत खुद का खून ही लगे लेकिन हथियार के खून लगे जाए। राजा महाराजाओं के टाइम में तो यह था कि लड़ाई करो, तो दशहरे पे अपने लड़ाइयां जरूरी हुआ करती। भले छोटी मोटी फॉर्मेलिटी करके वो लड़ाई करते, या तो आस पड़ोसियों से छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती, तो किसी के जाके हा हू करके उधर जाते। नहीं होती तो अपने किसी बंदे को लड़, थोड़ा लड़ हमारे से तू, और वहां पे छोटी मोटी लड़ाई कर लेते। पर यूं लड़ाइयां हुआ करती थी। दशहरे वाली जो लड़ाइयां होती इनको बोलते टिका दौड़। क्या बोला करते? हथियारों के टीके लगाते, तिलक लगाते। हथियारों के तिलक लगाने के बाद में लड़ाई करने के लिए जाते। इस लड़ाई में क्या बोलते? दशहरा आया साहब 1582 का साल है। कौन सा साल है? दशहरा आया। दशहरे के ऊपर सारे पहाड़ियों के अंदर बैठे हुए, अंदर की लोकेशन है पहाड़ियों की, पूजा की पहाड़ियों में। पूजा करने के बाद का टीका दौड़ करनी है, जाए कहां? चारों तरफ से ब्लॉक कहां पड़े? किस पे हमला करें? मुगलों की फौज तो बहुत भयंकर ढंग से लगी। किसी एक आधे सेनापति ने जोश में आकर देवल, देसुरी, देबारी पर हमला कर लेते हैं। यहाँ पे मुगलों की थोड़ी फौज कम है, और यहाँ पे जाके एक आधी चौकी पे बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। इस दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं फौज कम नहीं है, चौकसी पूरी है भाई साहब। प्रताप को पूछा आप बताओ कहां हमला किया जाए? दिवेर। कहां किया जाए? अरे कहा दिवेर सबसे मजबूत है, दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है। का इसीलिए उनको सबसे कम टेंशन दिवेर की है। उनके दिमाग में कि दिवेर पर तो हमला हो ही नहीं सकता। उनको लगता है कि मेवाड़ हमला करेगा तो भी कहां पर हमला करेगा? देबारी, देसुरिया, देवल। क्यों? उनको लगता है कि दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है, वो शक्तिशाली आदमी, इसलिए यहां पर हमला नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर वो कम सजग है, बाकी जगह उनकी चौकसी ज्यादा है। इसलिए उस अक्टूबर वाले महीने में उस दशहरे के दिन अचानक उस दिवेर की चौकी पर आक्रमण किया गया। सारे मुगल मार दिए थे, सिंगल ही खाली नहीं छोड़ा, भागने जैसे नहीं छोड़ा था। सुल्तान खान को अमर सिंह, जो प्रताप का बेटा है, अमर, सुल्तान खान बहुत यूं शक्तिशाली बंदा था, अमर सिंह उसके भाला मारता है, आर पार निकाल देता है। दिवेर का युद्ध अमर सिंह की अप्रतिम बहादुरी का युद्ध है। मेरे से जब भी कोई पूछे कभी कि मेवाड़ में सबसे भयंकर योद्धा कौन सा राजा हुआ था, प्रताप का बेटा अमर सिंह। उसके आसपास नहीं फटके कोई अमर सिंह के। लेकिन कई लोगों के साथ में बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके बाप इतने ज्यादा योग्य हो गए कि बेटे याद ही नहीं किए जाते।
कि प्रताप के बारे में हिस्ट्री इतना लिख गई कि अमर सिंह के बारे में हम कुछ नहीं जानते। उसने 17 युद्ध लड़े, मुगलों से सारे जीते हैं, और सब में वो जिस युद्ध के अंदर गया उसके अंदर, इसका मतलब मुगलों का फौजी भाग ही नहीं पाएगा, वो सारे मारेगा। अमर सिंह की हालत ये थी। तो मुझे दो लोगों के कैरेक्टर पे हमेशा लगता है कि यार कितने इतिहास में दब के रह गए। या तो शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज, संभाजी का उद्धव ठाकरे जाते जाते औरंगाबाद का नाम बदल के गए संभाजी नगर। क्या करके गए? अरे वो संभाजी पुर्तगालियों का और मुगलों का काल था। यदि वो 1689 में औरंगजेब उसको पकड़ के मार नहीं दे तो पुर्तगालियों को भारत में नहीं आने दे। कि गोवा के अंदर तब कहावतें थी कि गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा के अंदर कि पुर्तगालियों में कोई टाबर रोया करता था तो मां कभी सोजा वरना संभाजी आ जाएगा। संभाजी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, जबकि शिवाजी के बारे में किताबें भरी हुई है। सेम अमर सिंह के बारे में हो गया। तो दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। कब होता है? कौन से त्योहार के दिन? दशहरे के दिन। प्रताप जीतता है। कौन से मुगल सेनापति को हराता है? सुल्तान खान को कौन मार देता है? कहते हैं अमर सिंह ने उसको भाला मारा था, आर पार निकाल दिया था। जब मुगल फौज हार गई, प्रताप जीत गए, तो शाम को मैंने बताया था घायलों को उठा उठा के लाते अपने। जब घायल किसी का भी उठा के लाना, तो प्रताप खुद घूम रहे थे घायलों के बीच में। तो सुल्तान खान घायल पड़ा था और धीरे धीरे सांस चले उसकी। प्रताप उसके पास गए। प्रताप उसके पास जाकर प्रताप ने कहा पानी लाओ, पानी लाओ, पानी पिलाओ भाई, घायल आदमी है, गाले को पानी जो पिलाया जाना चाहिए तुमसे। सुल्तान खान को पूछा यूं कि भाई तुम कितना यूं दर्द महसूस कर रहे हो, और तो क्या पड़ा पड़ा आदमी क्या कर रहा होगा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो बता दो। मरते हुए आदमी से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो उसने कहा कि मैं उस लड़के को देखना चाहता हूं जिसने मेरे भाला मारे। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मेरे भाला मार देगा कोई, मैं सुल्तान खान हूं। तो प्रताप को लगा ये मरने वाला तो भाई अमर सिंह कैंप में बैठा था आपने, कि अमर सिंह को बुलाएंगे तब तक देर हो जाएगी। उनके पास में कोई फौजी खड़ा था और उन्होंने पास वाले फौजी का हाथ पकड़ के ये था, इसने भाला मारा। उसने कहा नहीं, उस जिस लड़के ने भाला मारा था ना उसको मैंने देखा है, उसकी आंखें अलग ही प्रकार की थी यार, वो भयंकर गुस्से वाला लड़का था, और इसने नहीं मारा, इससे तो नहीं मरूं मैं। तो अमर सिंह को बुला के लाए फौजी। अमर सिंह को बुला के लाए तो प्रताप ने कहा ये मेरे वाला ही था, ये सच में तुम यज्ञ पिता के यज्ञ पुत्र हो। फिर प्रताप ने कहा भाई पानी पिलाओ, मरता हुआ आदमी है, पानी पिलाया जाए। अपने हिंदू धर्म में कहते हैं कि भाई मरते हुए आदमी गंगा जल पिलाया जाए भला होता है। तो सुल्तान खान को गंगा जल पिलाया, पर सुल्तान खान की सांस नहीं निकले, तड़पे बेचारा, खून निकले उसके भयंकर ढंग से, वो भाला हुआ धंसा हुआ उसके तो तड़पे। तो कहा अब यार ये बोल भी नहीं पा रहा है, मरेगा पक्का, पर अब मरे आधे घंटे में, 1 घंटे में, तब तक ये तड़पा जा रहा आदमी, और वो आसपास खड़े उनसे वो तड़प ही नहीं देखी जाए उसकी। क्या किया जाए? तो किसी का भाला खींच दो। इसका भाला खींच देंगे तो खींचते ही मर जाएगा। जब तक भाला है तब तक खून धीरे धीरे निकलेगा, भाला खींचते ही खून निकल जाएगा, तेज गति से मर जाएगा। तो अमर सिंह को कहा भाई तूने डाला है तो निकाल इसको। तो अमर सिंह ने वो भाला खींचने को, भाला निकला नहीं, वो खुद लंबा चौड़ा और भाला अंदर तक घुसा हुआ, उसके आर पार निकला हुआ। फिर अमर सिंह उसकी दोनों टांगों पे खड़ा होता है, दोनों टांगों पे खड़ा होकर दोनों हाथों से भाला खींचता है, तब सुल्तान खान मरता है। अमर सिंह की अप्रतिम वीरता का युद्ध दिवेर। हिस्ट्री की विडंबना देखिए कि हम दिवेर भूल गए। मुझे लगता है यार हल्दी घाटी पे कितने पन्ने लिख दिए तुमने, और उस पर डिबेट करते रहे कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। तुम दिवेर लिखते हैं क्योंकि यदि दिवेर लिखा जाता है तो ये बताना पड़े कि इसमें साफ साफ प्रताप की जीत हुई। यदि दिवेर लिखा जाता है तो बताना पड़े कि इस युद्ध में सेनापतित्व यदि किसी के पास में था तो वो कौन है? अमर सिंह। या कोई वीरता दिखाता तो कौन है? अमर सिंह। यदि दिवेर बताना पड़े तो बताना पड़े कि इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सारे राजाओं ने किसका साथ दिया था? महाराणा प्रताप का। और यदि ये बताना पड़े तो फिर तो आपको लिखना पड़े कि मुगल प्रताप से हार के गए थे। हमारे कम्युनिस्ट इतिहासकार ये नहीं लिखना चाहते। यदि लिखना पड़े फिर तो बताना पड़े कि प्रताप वह राजा जिसका आसपास के राजाओं ने साथ दिया। मुझे लगता है इतने सालों से क्या बवंडर फैला है, हर कोई आदमी आगे कहता है प्रताप अकेले लड़े थे, राजस्थान वालों ने साथ नहीं दिया। अरे कैसे लड़े थे? आसपास के सारे राजा प्रताप के साथ में लड़ रहे हैं, इसलिए अकबर की एक नीति सफल नहीं हो पा रही। और अमर सिंह का तो हमने क्या कैरेक्टर एसेसिनेशन किया उस आदमी का। हम अमर सिंह के बारे में बात एक जानते हैं कि वो छोटा सा बच्चा था, घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग गया। हमने कविताएं गाई है उसके बारे में कि हरे घास री रोटी ही जब वन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। और हम आज दिन तक ही हो गया अरे अमर सिंह तो घास की रोटी खाता था। कब की बात है घास की रोटी वाली? कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद की बात। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। मतलब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उसके बाद में अमर सिंह इतना छोटा सा बच्चा है कि घास की रोटियां खाता है और उसके हाथ से वन बिलाव घास की रोटियां छीन के भाग जाता है। मतलब 1576। और उसके 4 साल बाद 1580 में वो शेरपुर में ये भी जानता है किसको लेके जाऊं और किसको छोड़ के जाऊं। और 1582 में दिवेर के अंदर उसने एक सेनापति को भाला मारा जो उसके आर पार निकाल दिया। और वो सेनापति कह रहा है कि मैं उस बंदे को देखना चाहता हूं। किसी बंदे का चरित्र कैसे बिगाड़ा जा सकता है, उसका उदाहरण अमर सिंह है। ठीक है, योद्धा रहा था और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे कई बार लगता है कि अक्सर लोग कहते हैं हमारे देश को नेताओं ने बर्बाद किया। ना, हमारे नेता बहुत भले लोग हैं जिन्होंने कोई बर्बाद नहीं किया। 70 साल से लोकतंत्र जिंदाबाद है तो नेताओं की वजह जिंदाबाद है। इन इतिहासकारों ने मर्डर किया इतिहास का। इनको एक को इतिहास ढंग से लिखना नहीं है। भगवान जाने क्या कौन कौन सी कहानियां लिखी गई। अरे कविता कन्हैयालाल सेठिया की हरे घासरी रोटी, कविताएं इतिहास नहीं होती। कन्हैयालाल सेठिया का मैं बहुत जबरदस्त फैन हूं कि वो ऋणी रहेंगे हम उनके कि वो राजस्थानी भाषा के लिए कितना कुछ करके गए, पर वो साहित्यकार है, इतिहासकार थोड़ी है। इतिहास तो इतिहासकार के नजरिए से देखा जाना चाहिए। तुमने साहित्य की कविताएं घुसेज घुसेज हमें इतिहास पढ़ाया। पर अमर सिंह के बारे में से कैसे लिखा जा सकता है? लिखो दिवेर का युद्ध, ये और लिख लो एक बैटल ऑफ दिवेर।
दिवेर का युद्ध 1582, बैटल ऑफ दिवेर। राजसमंद में जगह पड़ती है दिवेर, हल्दी घाटी भी राजसमंद में और दिवेर भी कहां पर है? दिवेर का युद्ध 1582। लिखो नीचे। दशहरे के दिन ऑन दशहरा, दशहरे के दिन ऑन दशहरा प्रताप ने मुगल सेना को हराया था। प्रताप डिफीटेड मुगल आर्मी, प्रताप ने मुगल सेना को हराया था। प्रताप डिफीटेड मुगल आर्मी। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। अमर सिंह किल्ड मुगल कमांडर सुल्तान खान। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। अमर सिंह किल्ड मुगल कमांडर सुल्तान खान। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा ईडर रियासतों ने, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड ईडर स्टेट्स, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा ईडर रियासतों ने, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड ईडर स्टेट्स, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा ईडर रियासतों ने इस युद्ध में मेवाड़ का साथ दिया था। सपोर्टेड मेवाड़ इन दिस बैटल। इस युद्ध में मेवाड़ का साथ दिया था। सपोर्टेड मेवाड़ इन दिस बैटल। इस युद्ध में मेवाड़ का साथ दिया था। सपोर्टेड मेवाड़ इन दिस बैटल। जमस्टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मैं समझा दूंगा मैराथन क्या होता है, एक बार लिख लो केवल। जमस्टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। जमस्टोड कॉल्ड दिस बैटल एज मैराथन ऑफ मेवाड़। जमस्टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। जमस्टोड कॉल्ड दिस बैटल एज मैराथन ऑफ मेवाड़। क्या कहा इस युद्ध को मेवाड़ का? कौन से युद्ध को? दिवेर। बाकी बातें कल करेंगे।